वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर रहे थे टॉपिक रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ पेपर 1, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 ऑफ आवर सिलेबस पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में और उसको जाना क्या होता है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। हमने उसको एसोसिएट कराया प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन से और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया था रिलीजन और सेकुलराइजेशन को एग्जिस्ट इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कहानी थी कल के लेक्चर की, और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो आज हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, उसको कंपेयर कराएंगे वेस्टर्न सेकुलरिज्म के साथ। फिर हम जानेंगे क्या हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया में है सेकुलरिज्म, कब से है इंडिया में सेकुलरिज्म, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ थ्रेट्स जानेंगे जो देखने को मिल रहे हैं इंडियन सेकुलरिज्म को। आज ये अपने लेक्चर का फ्लो रहेगा। तो ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ ये मेरे पेपर 2 की बुक के हैं, तो शायद आपके पास जो बुक अभी पहुंची हुई है वो पेपर 1 की है, तो ये मैंने पेपर 2 से लगाया हुआ है। तो आप या तो इसको नोट कर सकते हैं या जब मैं पेपर 2 बुक आपको दूंगा तो उसमें से आप ये देख लीजिएगा। रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये टॉपिक कहाँ से आया, पहले तो सिलेबस पे चलते हैं। ये है पेपर 1 का स्क्रीनशॉट, पेपर 1 के सिलेबस का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखिए रिलीजन एंड सोसाइटी टॉपिक है और उसमें टॉपिक था सेकुलराइजेशन। तो ये जो कंसेप्ट है हम पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी में रिलीजन का क्या काम है और रिलीजन का इन्फ्लुएंस कैसे कम हो रहा है जैसे जैसे साइंस या प्रोसेस लाइक मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन सोसाइटी में देख रही हैं। तो हमने इसको सोसाइटी के कंटेक्स्ट में पढ़ लिया है और इसको फिर बाद में रिलीजियस रिवाइवलिज्म से भी एसोसिएट कराया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, ये पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 में दिया गया है, पेपर 2। और ये सोशल चेंज इन इंडिया जब पढ़ते हैं उसमें दिया गया है, पार्ट सी ऑफ पेपर 2 सिलेबस में दिया गया है। इसमें आप देखिए सेम टॉपिक है सेकुलराइजेशन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी सेकुलराइजेशन था टॉपिक और यहाँ पर भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला तो डिफरेंस ये है, ये इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में है, मींस इंडियन सोसाइटी में सेकुलराइजेशन कैसे दिख रहा है। और इसको अगर डायरेक्ट कहें तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में कि इंडिया में सेकुलरिज्म क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे ही सेकुलराइजेशन प्रोसेस लगती है उसको कह दिया जाता है सेकुलरिज्म। तो कहें सेकुलराइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स या यूं कहें सेकुलरिज्म, एक ही बात है। इसको ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इंडियन सोसाइटी, या कहें रिलेशन बिटवीन स्टेट, रिलीजन एंड इंडियन सोसाइटी। तो ये जो टॉपिक है सेकुलरिज्म का आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं जो हमने पेपर 1 में पढ़ी थी। विल्सन साहब क्या कह रहे हैं? सेकुलराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रीड देमसेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस फ्रेमवर्क दैट प्रीवियसली डोमिनेटेड देम, दैट इज स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एज पर पार्सन्स। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्टिंक्ट बन जाते हैं, मींस सभी का रोल अलग अलग हो जाता है। पहले जो रिलीजन का रोल सब जगह होता था, हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन का रोल दिखता था, आपकी मैरिज में, आपकी फैमिली में, एजुकेशन सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, सब जगह रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो डेफिनेशन है मैं पेपर 1 में भी आपको बता चुका हूँ। इसको एक कीवर्ड दिया गया था, क्या कहा गया था? स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। अब सभी सोशल इंस्टीट्यूशन ने अपने अपने काम को अलग अलग कर लिया है। अब रिलीजन पर बहुत ज्यादा लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं। एमएन श्रीनिवास क्या कहे थे? ही व्यूज सेकुलराइजेशन एज अ सब प्रोसेस ऑफ द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था, ये कह रहे हैं इस सुपर सेट में, वेस्टर्नाइजेशन के सुपर सेट में एक स्मॉलर सबसेट लाई कर रहा है, उसका नाम है सेकुलराइजेशन। मींस वेस्टर्नाइजेशन में हमें बहुत सारी प्रोसेसेस देखने को मिली थी और उसमें एक प्रोसेस थी सेकुलराइजेशन। तो एज पर एमएन श्रीनिवास सेकुलराइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या दिख रही है आपको? आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, मींस मॉडर्न प्रोसेस समझ में आ रही है। इट इन्वॉल्व्स रिलीजियस एलिमेंट्स लूजिंग देयर सेक्रेड स्टेटस। तो ये कह रहे हैं इसमें होता क्या है सेकुलराइजेशन में? रिलीजियस एलिमेंट्स लूजिंग देयर सेक्रेड स्टेटस एंड सोसाइटी डिफरेंशिएटिंग इनटू डिस्क्रीट पॉलिटिकल, लीगल एंड मोरल स्फीयर्स। तो वही बात, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन वाली बात। मार्क्स का पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। ये हम सेकुलराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इन जनरल। दिस व्यू डिफाइंस
इट एज द टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ रिलीजन फ्रॉम सोसाइटी। तो मार्क्सिस्ट तो ये कह रहे हैं सेकुलराइजेशन में रिलीजन का खात्मा हो जाएगा, और ऐसी सोसाइटी ये कब सोच पा रहे हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो आप समझिए अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यूज हैं ऑन सेकुलराइजेशन। मींस रिलीजन को हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से समझता है। ये हमने किसमें देखा था? फिनोमेनोलॉजिकल व्यू ऑफ रिलीजन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ देख चुके थे, बस एक छोटा सा रिवीजन था। अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। सबसे पहले आप देखिए, एक तो टर्म है सेकुलरिज्म और इंडियन। इसको कैसे देखा जा सकता है? यहां पर नहीं लिखा हुआ है क्या? वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो इससे समझ में आता है इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म डिफरेंट होगा। और सेकुलरिज्म जब भी टर्म यूज होता है तो आप समझ जाइए सेकुलराइजेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं इंडियन सेकुलरिज्म का कि ये कैसे अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। अनलाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट इन वेस्टर्न सोसाइटी, इंडियन सेकुलरिज्म वाज डिजाइन्ड एज एन एंटीडोट टू द डुअल थ्रेट्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो कुछ स्कॉलर ये मानते हैं इंडिया में सेकुलरिज्म है क्योंकि कुछ थ्रेट्स थे इंडियन सोसाइटी में, जैसे कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म। इनसे लड़ने के लिए ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडियन सेकुलरिज्म यूज किया गया। लेकिन कुछ स्कॉलर इसको बहुत पुरानी फिलॉसफी मानते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं और कुछ स्कॉलर्स को कब से एसोसिएट कर रहे हैं। मींस ये क्या बहुत पुरानी प्रोसेस है या अभी कॉलोनियल रूल में देखी गई? दूसरी चीज, अनलाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट, इसका क्या मीनिंग है? चर्च एंड स्टेट। आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में जो चर्च था या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था, वहां पर वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता था और वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रखता था किसमें? स्टेट में। मींस पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करता था वहां का ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन वेस्टर्न सोसाइटी। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कभी हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण आप यूं कह सकते हैं कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, या यहां पर दिखता है रिलीजियस प्लूरलिज्म। यहां पर बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, हिंदूज भी हैं और बहुत सारे सेक्ट्स भी हैं। तो आप देखेंगे किसी एक धर्म का बोलबाला तो यहां पर नहीं है। अगर एक धर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है तो वो अपना इन्फ्लुएंस स्टेट में भी नहीं दिखा पाएगा। मींस अपनी हिस्ट्री में ही ऐसा कुछ है कि यहां पर स्टेट को सबड्यू नहीं कर पाएगा रिलीजन। तो इसीलिए वेस्ट में क्योंकि एक रिलीजन ही दिखता था, क्योंकि वहां पर सोसाइटी कैसी थी? मोनोथीइस्टिक। एक रिलीजन में ही ज्यादातर लोग विश्वास करते थे, दूसरा रिलीजन होता ही नहीं था। लेकिन इंडिया तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो ये तो शुरुआत से ही ऐसा है। इसलिए वेस्टर्न सेकुलरिज्म को यहां पर ज्यों का त्यों अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सेकुलरिज्म को हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना पड़ेगा। राजीव भार्गव, इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट अ स्ट्रिक्ट वॉल बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। तो स्ट्रिक्ट वॉल कहां है स्टेट और रिलीजन में? मींस स्ट्रिक्ट वॉल, स्टेट अगर इधर है तो इसका कोई रिलेशन नहीं होता है रिलीजन के साथ। ये कौन सी सोसाइटी में दिख रहा है? ये वेस्टर्न सोसाइटी में दिख रहा है। ऐसा क्यों है? इसको ही कहा जाता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म, कि स्टेट बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देगा रिलीजन में। क्यों? क्योंकि रेनेसां से पहले रिलीजन स्टेट को कंट्रोल करता था और स्टेट भी रिलीजन के साथ कोऑपरेट करता था। अब क्योंकि मोनार्क आ गए, मोनार्क ने कहा यार ये रिलेशन कैसे भी खत्म करना है, तो उन्होंने कहा पहले तो रिलीजन को कमजोर करते हैं। और रिलीजन धीरे से कमजोर हुआ जब रेनेसां, एनलाइटनमेंट, ये दौर आया। लोग इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी पर फोकस करने लगे, ह्यूमनिज्म पर फोकस करने लगे, साइंटिफिक रेशनैलिटी पर फोकस करने लगे। तो इस वजह से रिलीजन का इन्फ्लुएंस घटा और ये वक्त आया स्टेट ने भी कह दिया अब आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप हमें कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आपसे बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम आपके साथ रहे तो क्या पता आप फिर से हमें कंट्रोल करने लगे। तो स्टेट यहां पर रिलीजन को बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आपने क्या देखा? ऐसा कोई पावर ग्रैब नहीं की थी रिलीजन ने, या रिलीजन ने स्टेट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया था फॉर पावर ग्रैबिंग। मींस स्टेट को ऐसे कंट्रोल नहीं करता था। स्टेट को गाइड कर सकता था रिलीजन, लेकिन आप कहें पूरी पावर अपने हाथ में ले ली और रिलीजन ने इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, ऐसा कभी नहीं हुआ। मींस स्टेट को रिलीजन से कभी भी खतरा रहा ही नहीं। इसलिए यहां का जो स्टेट है वो रिलीजन से कभी डरा नहीं। इसीलिए यहां पर वॉल तो नहीं दिखेगी। ये जो वॉल बनी है स्टेट और रिलीजन के बीच, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में दिखती है, ये इंडियन सोसाइटी में तो नहीं बनेगी। तो यहां पर स्टेट और रिलीजन कैसे कोऑपरेट करता है वो देखते हैं।
बट इट इज डिफाइंड एज मेंटेनिंग अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो इंडिया के केस में, नया पेज लेना पड़ेगा मुझे, इंडियन सेकुलरिज्म के केस में प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात है। इंडियन सेकुलरिज्म के केस में प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात है, इसको समझते हैं। देखिए, ये तो पता है कि सेकुलरिज्म का अगर आइडिया है तो स्टेट और रिलीजन में कुछ ना कुछ दूरी है, लेकिन ये दूरी प्रिंसिपल्ड है, मींस हमेशा परमानेंट नहीं है। कैसे है? अगर स्टेट चाहेगा तो रिलीजन को ऐसे रख लेगा, ठीक, स्टेट और रिलीजन आपस में एक जगह मर्ज भी करेंगे। अगर स्टेट चाहेगा तो रिलीजन को दूर भी कर देगा, और अगर स्टेट चाहेगा तो रिलीजन को कंट्रोल भी करेगा। मींस स्टेट के हाथ में इतनी पावर है अब, वो प्रिंसिपल्स के आधार पर, कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर रिलीजन को देखेगा। जैसे स्टेट चाहेगा तो उससे दूरी बना के रखेगा। तो यहां पर प्रिंसिपल डिस्टेंस का भी कंसेप्ट है, प्रिंसिपल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर रिलीजन से। और यहां पर इंडियन सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में एक और कंसेप्ट है इक्विक्लोज का, कि स्टेट सभी धर्मों से, कीवर्ड याद रखिए, सभी धर्मों से बराबरी का व्यवहार करेगा। उस स्टेट के लिए कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी शुरुआत से ही रही, तो इसके स्टेट ने सभी धर्मों को इज्जत दी। तो यहां पर दो प्रिंसिपल्स दिखते हैं इंडियन सेकुलरिज्म में, इक्विक्लोज और प्रिंसिपल डिस्टेंस। हाँ, दूरी है स्टेट और रिलीजन में, लेकिन वो प्रिंसिपल्स के आधार पर है, वो प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। तो स्टेट कभी रिलीजन के पास हो जाता है, रिलीजन की मदद भी करता है स्टेट, और रिलीजन से दूरी भी बना के रखता है, तो वो प्रिंसिपल्ड है। और कभी वो सभी धर्मों को बराबर की नजरों से देखता है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल बताया था, इंडियन स्टेट अगर उर्स का मेला लगाती है तो हिंदू मेला भी लगाती है, तो सभी रिलीजन को बराबरी की नजरों से देखा जाता है, और इंडियन स्टेट रिलीजन को कंट्रोल भी करता है थ्रू लॉ। हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे ट्रिपल तलाक को बैन किया गया इंडिया में थ्रू लॉ। तो ये सब देखने को मिलता है। तो रिलीजन और स्टेट में यहाँ पर डायनेमिक रिलेशन है, स्टेट के ऊपर है कि वो कैसे देखता है। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर स्टेट और रिलीजन बिल्कुल दूर दूर बने हुए हैं। पब्लिक स्फीयर में स्टेट रिलीजन को बिल्कुल अपोजिट देखता है, मीन्स उसकी बिल्कुल सुनता ही नहीं है। इक्विक्लोज प्रिंसिपल्स एज वेल इन केस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आपने क्या देखा, इक्विडिस्टेंट का। देखिए, रिलीजन और स्टेट, यहां पर क्या है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है इसमें क्या है, स्टेट रिलीजन 1 से भी उतनी दूरी बना के रखेगी। देखिए टर्म्स ध्यान रखिए, दूरी, रिलीजन 2 से भी दूरी बना के रखेगी, स्टेट रिलीजन 3 से भी दूरी बना के रखेगी। अब आप अगर किसी से दूरी बना के चलते हैं तो आप समझिए नेगेटिव कनोटेशन है, ये रिलीजन 4 से भी दूरी बना के रखेगी कौन, स्टेट। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म के केस में ये देखिए इक्विक्लोज प्रिंसिपल है, स्टेट रिलीजन 1 से भी उतना ही क्लोज है, रिलीजन 2 से भी उतना ही क्लोज है, और रिलीजन 3 से भी उतना ही क्लोज है, रिलीजन 4 से भी उतना ही क्लोज है। यहाँ पे वर्ड में ही क्लोज लिख दिया गया है, मींस कोई भय की बात नहीं है, डर की बात नहीं है स्टेट के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। तो यहाँ पर है इक्विक्लोज प्रिंसिपल, और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के केस में इक्विडिस्टेंट प्रिंसिपल, क्योंकि ये धर्म को अपने पास आने नहीं देना चाहते, क्योंकि धर्म आ गया क्या पता फिर से हमें कंट्रोल करने लगे। तो इंडिया को कहा जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो यहाँ पर पॉजिटिव कनोटेशन है। देखिए, धर्म और जैसे राज्य है वो धर्म की मदद भी करता है, सरकार धर्म की मदद भी करती है, लेकिन यहां पर मदद की कोई भावना नहीं, बस आप दूर रहिए और आप हमें मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मत आइए। अब देखते हैं नेहरू साहब क्या कह रहे हैं। इट इज नॉट अ सोसाइटी दैट डिस्करेजेस रिलीजन। अपनी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां रिलीजन को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि हम लोग धर्म को क्या मानते हैं, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल और स्टेट कैसे अलग हो सकता है, तो अपने यहाँ धर्म के थियोलॉजिकल नोशन भी हैं और लाइफस्टाइल से भी हम देखते हैं, मींस हम पहनते भी धर्म के आधार पर हैं, अपना इंटरेक्शन भी धर्म के आधार पर करते हैं। तो स्टेट मींस अगर रिलीजन से अलग हो जाएगा तो स्टेट सोसाइटी से अलग हो जाएगा, और लास्टली स्टेट को रूल किस पर करना है, सोसाइटी पर। तो इसलिए स्टेट को रिलीजन से अलग करके नहीं देखा जा सकता इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ये यहाँ पर लाइफस्टाइल की बात है। तो स्टेट कभी रिलीजन को डिस्करेज नहीं करता, बट वन दैट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज विद नो फेथ। तो नेहरू साहब कहते हैं इंडियन सेकुलरिज्म में पहली बात तो स्टेट रिलीजन से दूरी नहीं बनाएगा, और दूसरी बात उसे भी रिलीजियस होने की छूट देगा जो माइनॉरिटी में है, मींस माइनॉरिटी की भी चिंता करेगा, उनके रिलीजन की भी चिंता करेगा कौन, स्टेट।
इवन उनकी भी चिंता करेगा जो धर्म पर विश्वास नहीं करते। तो देखिए कितनी गहरी बात की है जवाहरलाल नेहरू ने। मीन्स हम पहली बात तो किसी भी रिलीजन को डिस्करेज नहीं करेंगे और खास ख्याल रखेंगे किसका, माइनॉरिटीज का, ठीक है, और नो फेथ वालों का। अकॉर्डिंग टू नेहरू इट डज नॉट मीन अ सोसाइटी वेयर रिलीजन इज डिस्करेज, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस, ये जो की टर्म है ये इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाता है, मेजॉरिटी के लिए कि माइनॉरिटी के लिए? कि किसी भी सोसाइटी में आप समझिए मेजॉरिटी को तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता ही मिलता है, अगर हम ना लिखें फिर भी मिल जाता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। ये लिखना पड़ जाता है किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए। तो वैसे इनडायरेक्टली अगर आप इसको समझें तो ये माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में कही गई बात है, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ दोज हु मे हैव नो रिलीजन। और नेहरू इसको और एक कदम आगे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में उसको भी पूरी इज्जत दी जाएगी, उसका भी सम्मान किया जाएगा जो रिलीजन पर विश्वास नहीं करता, या विश्वास करता है कि नहीं करता उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मीन्स एग्नोस्टिक है, एथीस्ट है, ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट पाएंगे। तो राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज वाली बात यहां पर नेहरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सेकुलरिज्म। आंद्रे बेते, अब देखिए ये स्कॉलर जो हैं ये आपके लिए नए स्कॉलर होंगे, इनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, आल्दो पेपर 2 में इनको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। इनकी अभी डेथ हुई है 2026 इन फेबररी, तो फेब 2026 में इनकी डेथ हुई है। ये कहे जाते हैं वेबर ऑफ इंडिया, मीन्स ये बेवेरियन सोशोलॉजी को इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज किए हैं, तो वेबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बात करते हैं स्टेटस की, क्लास की और पार्टी की। इसका क्या मीनिंग है? मीन्स ये अपनी सोशोलॉजी को 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहले तो स्टेटस का मीनिंग सोशल स्टेटस, और देखें तो कास्ट के रिस्पेक्ट में ये देखते हैं अपनी सोशोलॉजी को। उसके बाद क्लास मीन्स इकोनॉमिक स्टेटस भी देखते हैं, और पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पावर। तो अपनी सोशोलॉजी में ये तीनों का जुडिशियस मिक्स रखते हैं, ना कि मार्क्सिस्ट जैसे अकेले इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, या घुरे जैसे या एम एन श्रीनिवास जैसे कास्ट पर ही बात कर रहे हैं, और ना ही अकेले पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं जैसे कि न्यू मार्क्सिस्ट करते हैं। ये तीनों का जुडिशियस मिक्स रखते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर 2 में बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले स्कॉलर हैं। He argues that because Indians are more deeply bound by their culture than by the constitution, religion and the state cannot be fully separated. तो सेम जो पर्सपेक्टिव है टी.एन. मदन साहब भी देते हैं, त्रिलोकीनाथ मदन, कश्मीरी पंडित्स पर इनकी एक स्टडी है, और ये कौन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, और इनको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, और इन्होंने कहा था टोटलाइजिंग नेचर ऑफ रिलीजन इन इंडिया, टोटलाइजिंग नेचर ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो दोनों को आप कोरिलेट करिएगा, अभी मैं दोनों को यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ऑफ रिलीजन इन इंडिया, देखिए ये कह रहे हैं टोटलाइजिंग नेचर है, और बेटे साहब भी कुछ यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया में लोग अपने कल्चर से ज़्यादा गाइड होते हैं रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल इन इंडिया आर बाउंड बाई कल्चर मोर देन कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन इन इंडिया इज नॉट जस्ट प्रैक्टिस्ड बट इज पार्ट ऑफ ड्रेस, फूड, मैनरिज्म ऑफ पीपल। आपने आरएसएस लीडर्स को भी ये बात कहते हुए सुनी होगी। इवन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी क्या बोलते हैं, धर्म क्या है, जीवन शैली, जीवन शैली कहते हैं ये लोग, या फिर कहते हैं हिंदू क्या है, जीवन शैली। पहले तो धर्म कहते हैं जीवन शैली, फिर कहते हैं हिंदू एक जीवन शैली है, अकेला रिलीजन मत कहिए इसको। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। बेते साहब कह रहे हैं लोग इंडिया में कल्चर से गाइड होते हैं, मीन्स रिलीजन से गाइड होते हैं। तो गाइड होने का मतलब क्या है, उनकी जो भी सोशल लाइफ है, जो भी इंडिविजुअल लाइफ है, सब में रिलीजन कहीं ना कहीं है। अब देश होता है आज़ाद और आप ले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर आप बहुत सारे लॉ भी बनाते हैं। मीन्स अब इंडियन सोसाइटी को आप चाह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से चले, मीन्स आप पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया के पीपल तो रिलीजन से ही चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना सबने पढ़ा है और ना सब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। कल्चर को समझना भी सरल है, इवन इलिटरेट भी इसको समझते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को उसी के आधार पर ओरिएंट कर लेते हैं। इसीलिए अगर इंडिया में जो इंडियन मास है वो रिलीजन से
पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में बुरी तरीके से कनेक्टेड है, मीन्स हर जगह कनेक्टेड है, उसकी सोशल लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ से आप रिलीजन को नहीं निकाल सकते। तो आप समझिए, अगर स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग कर लेगा, मान लीजिए इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट ने रिलीजन से अलग कर लिया, वही प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करने लगा, तो आप समझिए स्टेट कहीं ना कहीं सोसाइटी से अलग हो जाएगा। और अगर स्टेट सोसाइटी से अलग हो जाएगा तो स्टेट प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाएगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि इंडिया में रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और रिलीजन में ही सॉल्यूशन है। तो इसलिए स्टेट को रिलीजन से दूरी नहीं बनानी होगी, तभी वो इंडियन सोसाइटी को सही से समझ पाएगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो पाएगी। तो ये बात हो रही है किसकी? आंद्रे बेते की। तो हमने यहाँ पर आरएसएस का व्यू भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और त्रिलोकीनाथ मदन साहब का किया, और आंद्रे बेते का किया। Ashish Nandi suggests that attempts at secularization and modernization in India can ironically lead to revival of traditionalist and fundamentalist forces. वही बात, रिलीजन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये कोर वैल्यूज थी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और सेकुलराइजेशन प्रोसेस जब चल रही है, आपने क्या किया, रिलीजन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, अटैक किया रिलीजन पे, और आप अटैक करते करते कोर वैल्यूज पर अटैक करने लगे। तो उससे हुआ क्या, ये जो कोर वैल्यूज हैं ये बाउंस बैक कर गई, और इसको हमने कैसे देखा था, फंडामेंटलिज्म के रिस्पेक्ट में, मींस फंडामेंटलिज्म देखने को मिला। ऐसा इंडियन सोसाइटी के केस में भी दिखा। तो सेकुलराइजेशन या इंडियन सेकुलरिज्म में भी ये एक चीज देखने को मिलती है, ये सोशल प्रोसेस देखने को मिलती है कि जैसे ही आप सोसाइटी को सेकुलराइज करने की कोशिश करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, तो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस। आप तो चले थे मॉडर्नाइज करने, लेकिन सोसाइटी अब क्या होने लगी, ट्रेडिशन की तरफ लौटने लगी। जैसे वेस्टर्नाइजेशन ऐसा कंसेप्ट यूज हुआ आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, लेकिन हम लोगों ने बात की आर्य समाज में किसकी, गो बैक टू वेदास, वेदास आर इनफॉलिबल। तो हम ट्रेडिशंस पर दोबारा लौटने लगे, आल दो हम लोग मॉडर्न बनने की प्रोसेस में आ गए थे, मीन्स मॉडर्निटी अपने यहाँ आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसी मॉडर्निटी की वजह से हम ट्रेडिशन की बात करने लगे थे। पेपर 2 में एक टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो आप उससे ये टॉपिक एसोसिएट कर सकते हैं। योगेंद्र सिंह की थ्योरी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इससे एसोसिएट कर सकते हैं। आप सिलेबस खोलिएगा तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको डिस्कस करने का मीनिंग नहीं है। सेकुलरिज्म इन इंडिया इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट एज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में एक अच्छा खासा डिफरेंस है जो आपको इस टेबल में देखने को मिलेगा। अब वेस्टर्न सेकुलरिज्म आपको कहाँ अप्लाई होते हुए दिखेगा, फ्रांस में दिख जाएगा, यूके में दिख जाएगा, इवन यूएसए में दिख जाएगा, या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह आपको वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो लगता हुआ दिखेगा। और इसको हम कंपेयर करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म से। तो आंसर राइटिंग में जहां कहीं भी कंपेयर लिखने को आए तो आप समझिए हमें सिमिलरिटी के बारे में भी बताना है और डिसिमिलरिटी के बारे में भी बताना है। अब देखिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म इवॉल्व आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, ये कह रहे हैं वहां पर जो सेकुलरिज्म का आइडिया आया, मीन्स स्टेट और रिलीजन अलग अलग देखे गए, इनमें एक सेपरेट वॉल बनी। ये कब हो पाया पॉसिबल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास। मींस इससे समझ में आता है सेकुलरिज्म एक मॉडर्न आइडिया है इन केस ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। मींस मॉडर्निटी आई या मॉडर्नाइजेशन ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, साथ में ही उसके बाद सेकुलरिज्म वहां पर देखा गया। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ हमने क्या देखा था, सेकुलराइजेशन। इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास ही सेकुलरिज्म वेस्टर्न सोसाइटी में दिख रहा है। तो मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया था, सेल्फ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, 1789 टू 99, और यहाँ पर आइडिया क्या देखा गया था, सेल्फ का। ये एक एक्रोनिम है। सेल्फ मीन्स सेकुलरिज्म, ई फॉर इक्वालिटी, एल फॉर लिबर्टी, और एफ फॉर फ्रेटर्निटी। तो ये आइडिया निकल के आया था, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस लाइन से ये पता लगा कि मॉडर्नाइजेशन के साथ वहां सेकुलराइजेशन स्टार्ट हुआ, और सेकुलरिज्म ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट ये आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ड्यू टू स्ट्रगल बाय पॉलिटिकल लीडरशिप। अब एक और कीवर्ड है स्ट्रगल, टू स्टॉप इंटरफेरेंस बाय चर्च, और तीसरा कीवर्ड इंटरफेरेंस। यहां पर ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप अब रोक रही थी किसे, चर्च को या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, कि आप हमारी पावर मत ग्रैब करिए, मींस हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दखलंदाजी ना करिए, आप अलग रहिए। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रिलीजन को अलग करे दे रहे हैं, आप हमारी तरफ ना देखें और स्टेट आपकी तरफ नहीं देखेगी। तो ये
वॉल वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म, क्योंकि ये जो बात है इंटरफेरेंस, वहां पर चर्च इंटरफियर करता था। अब इंडियन सेकुलरिज्म के केस में क्या है हम डिस्कस करेंगे। एम बाज म्यूचुअल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो एम क्या था? सेपरेशन। तो यहां पर निगेटिव कनोटेशन में देखा गया इसको कि मींस स्टेट जो है वो रिलीजन को रोक रहा है, किसी को रोक रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। मींस सेपरेशन की बात यहां पर ज्यादा है कि हमसे दूर रहिए, हम आपको रोक रहे हैं, इस पॉलिटिकल पावर के पास मत आइए। वेस्टर्न सोसाइटी हैड अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। और सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस आपको कब देखने को मिलती है वेस्टर्न सोसाइटी के केस में? आफ्टर रेनेसा। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूं। तो रेनेसा का जो टाइम पीरियड है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट इज डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन ड्यू टू साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनैलिटी, क्योंकि रेनेसा के साथ साथ ये चीजें जनरेट हो रही थी। एंड हेंस पावर ऑफ चर्च टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स आल्सो डिक्लाइंड। तो रेनेसा के बाद सेकुलराइजेशन हुआ और रेनेसा के बाद एनलाइटनमेंट और उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा। इस वजह से वहां पर सेकुलरिज्म का कंसेप्ट डेवलप हुआ। मींस पहले तो सेकुलराइजेशन हुआ, मींस सोसाइटी एट लार्ज रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम कर रही थी और उसी की वजह से स्टेट ने भी कोशिश की कि पॉलिटिकल अफेयर्स में भी रिलीजन को कुछ झटका दिया जाए। जैसे सेकुलराइजेशन में क्या है, यह है सेकुलराइजेशन का सुपरसेट, मैं कल भी आपको बताया था। इसमें एक तो पॉलिटिकल स्फीयर में रिलीजन का इफेक्ट, पॉलिटिकल स्फीयर, एक है सोशल स्फीयर में, एक इकोनॉमिक स्फीयर में, एक एजुकेशन की स्फीयर में। तो पहले तो रिलीजन सब जगह इन्फ्लुएंस कर रहा था, लेकिन सेकुलराइजेशन में धीरे धीरे सब जगह से रिलीजन ने हटना स्टार्ट किया या रिलीजन को हटाया गया। तो ये जो सबसेट है ये वाला पॉलिटिकल स्फीयर में, जिसको कहा गया सेकुलरिज्म, ये डेवलप हो रहा था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या कहें ऑनवर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बस मैं ये बात यहां पर आपको बताना चाहता था। लार्जली मोनो रिलीजियस सोसाइटी व्हेन कंसेप्ट इमर्ज्ड। तो सेकुलराइजेशन का जो कंसेप्ट था, या कहें सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट इमर्ज हो रहा था, वहां पर वेस्टर्न यूरोप के केस में जो सोसाइटी थी वो मोनो रिलीजियस थी। मींस वहां पर एक ही रिलीजन पावरफुल होता था, वो था क्रिश्चियनिटी। मींस एक रिलीजन ही सोशल लाइफ को गाइड कर रहा था। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी मिलेगी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी मिलेगी। इस वजह से इंडिया का सेकुलरिज्म इनहेरेंटली डिफरेंट होगा देन वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अभी हम जब इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पावर ऑफ चर्च टू फ्रेम पॉलिसीज वाज टेकन अवे। तो इसको क्यों कहा गया नेगेटिव सेकुलरिज्म? क्योंकि स्टेट ने किसी से कुछ छीना था और छीनने को एक नेगेटिव प्रोसेस देखी जाती है। तो क्या छीना था स्टेट ने? एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, चर्च। चर्च मींस कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। कैसी सोसाइटी में? ऐसी सोसाइटी में जहां पर एक ही रिलीजन पाया जाता हो। तो ऐसी सोसाइटी में रिलीजन को कहा जाता है चर्च। मींस मोनो रिलीजियस सोसाइटी में रिलीजन को आप चर्च भी कह सकते हैं। अगर इस्लाम है तो इस्लाम को भी आप चर्च कह सकते हैं। अगर मोनो रिलीजियस है, मल्टी रिलीजियस या मल्टी कल्चरल या रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में चर्च का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चर्च एज अ टर्म ये मोनो रिलीजियस सोसाइटी में ही यूज होता है। मींस आप इसको वेस्टर्न यूरोप के कंटेक्स्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ही आप अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं। पावर ऑफ चर्च टू फ्रेम पॉलिसीज वाज टेकन अवे। तो वहां पर जो ऑर्गेनाइज रिलीजन था उसकी पावर छीन ली गई थी, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, और अब वो पॉलिसीज को फ्रेम नहीं कर सकता था। अब देखते हैं इंडिया के केस में कैसे है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म। वहां पर इसको नेगेटिव कनेटेशन में देखा रहा था क्योंकि ये पावर छीन रहा था। सेकुलरिज्म एज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब देखिए यहां पर सेकुलरिज्म इवॉल्व हो रहा था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मींस 1799 के आसपास। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे विश्व को बताया सेल्फ की वैल्यूज। तो इंडिया में भी कॉलोनियल पीरियड के समय जो लीडर्स थे वो गए कहां पर? वेस्टर्न सोसाइटी में। वहां से ये टर्म उठा के लाए और यहां पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो इस वजह से सेकुलरिज्म ऐसा कंसेप्ट डेवलप्ड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स, और वो भी जो वेस्टर्न सोसाइटी में पढ़ के आ रहे थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो सेकुलरिज्म जो डेवलप हो रहा था इंडिया में भी, वो भी कॉलोनियल पीरियड में डेवलप हो रहा था। लेकिन सेकुलरिज्म का जो ऑरिजिन है फिलॉसफी का, आइडिया का,
हम टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके आइडिया के पीछे बात कर रहे हैं। मीन्स रिलीजियस प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये जो इसके फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, ये तो इंडिया में हिस्टोरिकल प्रोसेस में देखे जा रहे हैं। मीन्स इंडिया की हिस्ट्री में ही ये हैं। जैसे हिंदुइज्म के साथ आपको कोएग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा कौन सा रिलीजन? बुद्धिज्म, जैनिज्म, जुडाइज्म, बाद में इस्लाम, बाद में क्रिश्चियनिटी, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सेक्ट्स, हीनयान, महायान, जैनिज्म के बहुत सारे सेक्ट्स, क्रिश्चियनिटी में भी आपके बहुत सारे सेक्ट्स, इस्लाम में भी शिया और सुन्नी, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। अब देखिए इंडियन सोसाइटी में इतने सारे रिलीजन तो मैंने आपको विद इन सेकेंड बता दिए, और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, अगर उनको लिखने में आ जाए तो शायद पेज कम पड़ जाए। तो ऐसी सोसाइटी मीन्स ये तो सोसाइटी बहुत दिनों से चल रही है। इवन भगवान बुद्ध के समय भी आप देख रहे हैं बहुत सारे रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे थे। जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, या सनातन धर्म था, वो सब को एग्जिस्टेंस की जो बात है इंडिया में तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, ये जो टर्म है ये आप यूज किए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, या ये जो टर्म है इसका डेवलपमेंट भी कॉलोनियल पीरियड में ही हो पाया। डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं इसका जो डेवलपमेंट है वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन यहाँ पर है, एम वाज टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब फ्रीडम स्ट्रगल के समय क्यों एक रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई होगी? क्यों मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर बल दिया गया होगा? अब देखिए ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा एक फॉल्ट लाइन है यहाँ पर, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की फॉल्ट लाइन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उन्होंने या तो मुस्लिमों को अपीज किया, मुस्लिम्स को अपीज किया थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रेट, और कहीं कहीं हिंदू को भी अपीज किया। तो वो अपीजमेंट की पॉलिसी करते थे, मीन्स एक को साथ में लेते थे और दूसरे का विरोध कर देते थे। इससे होता क्या था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रिफ्ट बन जाता था। ये बात समझ पा रहे थे कौन? नेशनलिस्ट लीडर्स। बोले अगर इंडिया में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रिफ्ट चलेगा या और दूसरे रिलीजन्स में रिफ्ट चलेगा तो कभी भी हम इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा नहीं पाएंगे। इसलिए ये लीडर्स ने, नेशनलिस्ट लीडर्स ने एक सपना दिखाया देश को कि हम आज़ादी के बाद कैसा देश बनाएंगे, हम आज़ादी के बाद ऐसा देश बनाएंगे, हम ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे जो इन ब्रिटिशर्स के कारण लड़ रहे हैं। मीन्स एक होप दी लोगों में कि एक रिलीजन की बोलबाला नहीं होगा, सब रिलीजन को इक्वली सभी नज़रों से देखा जाएगा, और ऐसा नहीं है रिलीजन का अपमान होगा, नहीं, आपका सम्मान होगा। आप रिलीजियस पीपल हैं, आप चाहे हिंदू हो, चाहे पीपल हो, चाहे मुस्लिम हो, आपका सम्मान करेगा कौन? स्टेट। तो लोगों में एक भरोसा दिलवाया किसने? इन सभी नेशनलिस्ट लीडर्स ने, कि आप हमारे साथ आइए, ना रिलीजन का अपमान होगा, ये लड़ाई झगड़े भी कम हो जाएंगे, और बस आज़ादी लीजिए, इनको मार के भगाइए। तो ये जो थॉट है, एम वाज टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड चेक कम्युनलिज्म। तो इस डिवाइड एंड रूल की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में क्या आ गया था? कम्युनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म इन इंडिया। मीन्स पॉलिटिक्स में जब रिलीजन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है उसको कहा जाता है कम्युनलिज्म। तो इंडिया में कम्युनलिज्म देखा जाने लगा था। इससे बचने के लिए और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से लड़ने के लिए हमें इस कंसेप्ट को डेवलप करना ही था। और दूसरा कारण क्या था? प्रोडक्ट ऑफ इंडियन रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। इंडिया में वैसे ही सर्वधर्म समभाव की बात तो पहले से ही चल रही है। अगर ये थॉट तो पहले से ही पड़ा हुआ है सबके दिमाग में, मीन्स हम एक दूसरे रिलीजन को सम्मान देते हैं और हम टॉलरेट नहीं करते हैं। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहना। वेस्टर्न सोसाइटी में टॉलरेट को सहना कहा जाता है। तो हम किसी धर्म को सह नहीं रहे हैं। सहना तो ये नेगेटिव कनोटेशन में है कि क्या करें, मरता क्या ना करता। अब आप आई गए हैं तो आपको हमें इक्वल या इक्वलिटी वाली बात करनी पड़ेगी। हमारी सोसाइटी में तो हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, सैलेड बाउल थ्योरी की बात कर रहे हैं, ना कि मेल्टिंग पॉट की थ्योरी की बात। मीन्स हमारी प्लेट में आप कुछ भी हो, आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाएगा। जैसे आप सैलेड बाउल में क्या देखते हैं, हर एक वेजिटेबल की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाता है। और जब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, सबकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाएगा और सभी की आइडेंटिटी को जोड़ के एक बड़ी आइडेंटिटी बनाई जाएगी जो होगी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी।
तो इसको कहा जाता है सलात बाउल थ्योरी, कि हमारी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी में आपकी आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया जाएगा। मीन्स आप इंडियन हैं और साथ साथ में आप हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, बुद्ध भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। वहीं यूएसए की सोसाइटी में आप देखेंगे मेल्टिंग पॉट थ्योरी। मेल्टिंग पॉट का मीनिंग क्या है? आप देखिए, एक पॉट है और इस पे एक बर्नर पे रखा हुआ है, और ये जो पॉट है ये अमेरिकन नेशनल बनाने का पॉट है, अमेरिकन नेशनल। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप आए हिंदू बन के, हिंदू आया इस पॉट में गया, मेल्ट कर गया। मीन्स उसने अपनी हिंदू की आइडेंटिटी पहले खत्म की, मेल्ट हो गया, और फिर आइडेंटिटी आई किसकी? अमेरिकन नेशनल की आइडेंटिटी। एक मुस्लिम आया, उसने अपने आप को इसमें लगाया और मेल्ट किया। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी क्या थी मुस्लिम की, और मेल्ट होके एक नेशनल आइडेंटिटी बनी। ऐसे ही क्रिश्चियन आया, उसने भी अपने आप को इसी बॉल में पुट किया और उसने भी अपनी आइडेंटिटी को लूज किया। मीन्स आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को किनारे करिए, तब आप एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी ग्रैब करिए। लेकिन इंडिया के केस में आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी भी बनी रहेगी और एक लार्जर आइडेंटिटी स्टेट आपको बना के देगी, या आप खुद में ही एक बड़ी नेशनल आइडेंटिटी बनाएंगे। तो दोनों आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती हैं। तो आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लग रही है? इंडिया की थ्योरी अच्छी लग रही है, या इंडिया की प्रैक्टिस अच्छी लग रही है, या यूएसए की प्रैक्टिस अच्छी लग रही है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इंडिया में तो सलात बाल थ्योरी लग रही है, या रिलीजियस प्लुरलिज्म देखने को मिल रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सोसाइटी जहां पर सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों का लोग सम्मान करते ही हैं, तो वहां पर सेकुलरिज्म डेवलप होने में कोई हर्ज नहीं होगा। मीन्स कोई दिक्कत होगी नहीं नेशनलिस्ट लीडर को, क्योंकि सोसाइटी तैयार बैठी है ऐसा करने के लिए। तो ये बात रही, इसीलिए कहा जाता है डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो क्रिश्चियन वैल्यूज देख के आए थे, सेकुलरिज्म को देख के आए थे, उन्हें इन चीज़ों को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी खुद में तैयार बैठी थी, कोई सोसाइटी में अपोजिशन देखने को नहीं मिला, और ब्रिटिशर्स ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट भी कर दी। अब देखते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म के केस में चर्च और स्टेट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। मीन्स एक दूसरे को आप देख भी नहीं सकते, एक वॉल बनी हुई है। गवर्नमेंट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। आपका हमसे कोई मतलब नहीं और हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये जो भी मतलब है हम यहाँ पर तोड़ देंगे। तो इंडिपेंडेंटली आप लोग काम करिए, या हम लोग इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देंगे। ये है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। और क्या है? नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। कोई स्टेट का एक रिलीजन नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान को एक इस्लामिक नेशन कहा गया है। मीन्स पाकिस्तान ऐसे स्टेट का एक रिलीजन है इस्लाम। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म या इंडियन सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में आप पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते, आल्दो इनके लीडर्स अपने आप को सेकुलर कहते फिरते हैं। ये इनकी कहानी, ये जाने। अब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंडिया में भी दिखेंगे, लेकिन कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में। जैसे इंडिया का भी कोई स्टेट रिलीजन ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी है। इसमें अगर हम एक धर्म को बढ़ावा दे देंगे तो फिर से वही कन्फ्लिक्ट और रिफ्ट हो जाएगी, और वो सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि इंडिया का एक स्टेट रिलीजन ये है, हम लोग ये रिलीजन फॉलो करेंगे, वो उन्हें ही सिटीजनशिप मिलेगी जो ये रिलीजन फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा। और इवन किसी भी रिलीजन का बारे में कुछ गलत या सही भी नहीं लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर नॉट द बेसिस ऑफ इंडियन स्टेट। तो दूसरी और क्या बात, इंडियन स्टेट को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून होंगे वो किसी भी धर्म की किताब से नहीं लिए जाएंगे। तो ये सिमिलरिटी आपको दिखेगी वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। इंडियन स्टेट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन ऑन रिलीजियस लाइन अमॉन्ग अदर्स। तो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना हम फेवर करेंगे ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। मीन्स हम सभी को बराबर की नज़रों से देखेंगे। अगर फेवर भी करेंगे तो सबको फेवर करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट तो किसी को भी नहीं करेंगे। मीन्स इक्विक्लोज का प्रिंसिपल है यहाँ पर, इक्विक्लोज को। मीन्स हम सभी रिलीजन के बराबर हैं, मीन्स सभी को समान नज़रों से देखते हैं और सभी के सहयोग करते हैं। फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इज इंसाइंड इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन सेकुलरिज्म की जो बात है वो तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर में ही लिखी है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ऐसी छूट दी गई है
इंडियन सिटीजन को थ्रू इंडियन स्टेट, इसीलिए कहा जाता है इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन। तो ये जो कीवर्ड है ओनली ऑफ रिलीजन, आप पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, जब आप आर्टिकल 15 एंड 16 में पढ़ते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेट अकेले रिलीजन के बेसिस पर नहीं करेंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उनको मिला के अगर डिस्क्रिमिनेट करना होगा तो कर देंगे, जैसे हमने देखा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट। तो आप इसको रिलेट कराइएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में। हम डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं लेकिन फॉर पॉजिटिव रीजन, भले के लिए, और इसमें अकेला रिलीजन का रोल नहीं है, ओनली ऑफ रिलीजन। रिलीजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिलीजन के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वो भी पॉजिटिव वजहों से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 25 to 28। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वर्ड सेकुलर, तो सेकुलर जो वर्ड था एडेड इन प्रीएम्बल टू रीअफर्म सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलर वर्ड लिख भी दिया, कहाँ पर? प्रीएम्बल में। टू अफर्म सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो लीगल सपोर्ट भी मिला हुआ है इंडियन सेकुलरिज्म को। अब देखते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिलीजियस फ्रीडम पर क्या कहा गया। इंडिविजुअल्स कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नो रिलीजन। आप धर्म में विश्वास करते हो, आप कर सकते हैं। आप धर्म में विश्वास ना करते हो, ये भी आपको फ्रीडम दी गई है। तो सेम फ्रीडम आपको इंडिया में भी मिली है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहां पर क्या है? गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन की रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो लेकिन इंडियन स्टेट में क्या है? गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट सभी रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल। तो इसीलिए इसको कहा गया प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल के आधार पर। अगर वो प्रिंसिपल कहीं वायलेट हो रहा है तो उस डिस्टेंस को हम कम भी कर देंगे और रिलीजन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। तो स्टेट रिलीजन को कंट्रोल भी करता है इन केस ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सम वायलेशन ऑफ सम प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स अभी हम पढ़ेंगे। तो इंडियन सेकुलरिज्म में आपने दो कंसेप्ट पढ़े, क्या? प्रिंसिपल, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, लेकिन ये मत मान के चलिए कि हम आपकी पावर को कर्टेल नहीं करेंगे। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल्स उस डिस्टेंस को दूर कर देंगे और आप पर कंट्रोल बना लेंगे। और दूसरा क्या है? इक्विक्लोज प्रिंसिपल। इक्विक्लोज का मीनिंग क्या है? इंडियन स्टेट सभी धर्मों को बराबर नजरों से देखती है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में मेन प्रिंसिपल क्या है? इक्यू डिस्टेंस। स्टेट कहेगी धर्म हमसे दूर रहे, और एक धर्म नहीं, सभी धर्म दूर रहें, और हम भी आप के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पब्लिक न्यूट्रलिटी, गवर्नमेंट अवॉइड्स इंडोर्सिंग और प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो गवर्नमेंट किसी को भी प्रमोट नहीं करती है, किसी भी रिलीजन को। सेम आप इंडियन के केस में भी देखेंगे, बस कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में। पब्लिक पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस रिमेन न्यूट्रल ऑन रिलीजियस मैटर्स। तो यहाँ पर न्यूट्रल रहने की बात है, मीन्स रिलीजन में स्टेट बहुत दखलंदाजी नहीं करता है। लेकिन इंडिया के केस में कुछ ये मॉडिफाइड फॉर्म में लग जाता है, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल डिस्टेंस। हम वो प्रिंसिपल के आधार पर वो डिस्टेंस को कम भी कर देते हैं। जैसे हमने देखा था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के केस में, हमें कानून बनाना पड़ा और रिलीजन को कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ा। हमने देखा इंडियन स्टेट के केस में एबोलिशन ऑफ तीन तलाक के केस में देखा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जब स्टेट ने रिलीजन को कंट्रोल करना चाहा। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया या एप्लीकेशन हो गया किसका? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इन इंडियन सेकुलरिज्म। इंडिविजुअल राइट्स पर क्या है वेस्टर्न सेकुलरिज्म का व्यू? फोकस ऑन इंडिविजुअल्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स आर नॉट प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो रिलीजियस ग्रुप्स को कोई राइट बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए, इंडिविजुअल राइट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, रिलीजियस ग्रुप्स, राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिया के केस में रिलीजियस ग्रुप्स के राइट भी हैं और इंडिविजुअल के तो राइट्स हैं ही हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस अफेयर्स। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है या ना के बराबर है। गवर्नमेंट जनरली डज नॉट रेगुलेट और इंटरवीन इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो लिमिटेड कहें या ना के बराबर। अब देखते हैं
इंडियन सेकुलरिज्म के कंसेप्ट में। इट नेवर कोलाइडेड विद रिलीजन्स इन पास्ट, इन फैक्ट रिलीजन वाज यूज्ड टू मोबिलाइज पीपल। तो इंडिया के केस में कोई कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहा किसका, स्टेट और रिलीजन का, साथ में दोनों हार्मनी के साथ चले, स्टेट और रिलीजन आपस में हार्मनी के साथ चले। इसीलिए ना स्टेट को रिलीजन से डरने की जरूरत है और ना रिलीजन को स्टेट से डरने की जरूरत है, जैसा कि देखने को मिल रहा है कहाँ पर, वेस्टर्न सोसाइटी में। और इंडिया में तो इवन इंडियन नेशनल मूवमेंट में रिलीजन का यूज किया गया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जैसे तिलक फेस्टिवल एंड खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने इस्लाम का यूज किया फॉर लॉन्चिंग अ नेशनल मूवमेंट, या इस्लामिक आइडिया का यूज किया, और यहाँ पर हिंदू आइडियाज का यूज होता था। तो दोनों रिलीजन का भर भर के यूज किया गया बाई पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मीनिंग ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म इन द वेस्टर्न कंटेक्स्ट रिफर्स प्रिंसिपल्स दैट एडवोकेट्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। देखिए सेपरेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, किसी को रोक रहा है, नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मैंने वो हाईलाइट कर रखे हैं जो आपको रिवीजन में मदद करेंगे। चर्च एंड स्टेट, इट एम्फसाइजेस द आइडिया दैट द गवर्नमेंट शुड बी न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, इंश्योरिंग दैट रिलीजियस बिलीफ डू नॉट इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, न्यूट्रल रहेगी, ना हम आपका अच्छा कहते हैं, अच्छा चाहते हैं, ना बुरा चाहते हैं, और पब्लिक पॉलिसी में आप तो बिल्कुल आइए ही नहीं, ये काम स्टेट पर छोड़ दीजिए, आप पब्लिक पॉलिसी की चिंता ना करें, उसके बारे में बोलें भी ना। नॉट डिफाइंड बाई ओरिजिनल टेक्स्ट बट हिंदी ट्रांसलेशन डिफाइंड इट एज पंथ निरपेक्षता। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसका सेकुलरिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन करें तो पंथ निरपेक्षता समझ में आती है। तो अगर इसको वर्ड बाई वर्ड इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पंथ निरपेक्षता, और फिर उसको इंग्लिश में अप्लाई करें तो हो जाती है सेक्ट न्यूट्रलिटी। तो इंडिया के केस में आप धर्म निरपेक्षता कहना शब्द ठीक नहीं होगा, इस धर्म को शब्द को भी समझिए। वैसे सेकुलरिज्म को कुछ लोग कहते हैं धर्म निरपेक्षता, तो धर्म से निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं धर्म मीन्स इंडिया की सोसाइटी में होता है क्या, लाइफस्टाइल। तो धर्म माने होता है काम, कर्म। तो धर्म ही कर्म, कर्म ही धर्म है। किसी के लिए कर्म ही धर्म हो जाता है, किसी के लिए लाइफस्टाइल उसका धर्म हो जाता है। तो इंडियन सोसाइटी के केस में धर्म मतलब डायरेक्ट रिलीजन मत समझिए, मीन्स शायद किसी के लिए धर्म में भगवान आते ही ना हो फिर भी वो धार्मिक हो। इंडियन सोसाइटी के केस में जैसे हमने पढ़ा था सोसाइटी वर्शिप इन केस ऑफ रखाइम, तो वैसा ही कुछ बात मैं बता रहा हूं आपको कि धर्म को डायरेक्ट रिलीजन कह देना और उसको वेस्टर्न रिलीजन से कंपेयर कराना ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसको अगर सेकुलरिज्म को आपको ट्रांसलेट करना है तो हिंदी में वो बनता है पंथ निरपेक्षता। सेक्ट न्यूट्रलिटी एक अच्छा वर्ड है इंडिया के केस में, क्योंकि इंडिया के केस में अगर आप धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे मतलब आप सोसाइटी से निरपेक्ष हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के केस में तो धर्म सोसाइटी की लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो बात है यहाँ पर बताएगी। तो आप अगर हिंदी में लिखें तो पंथ निरपेक्षता लिखें। ये व्यू किसका है? आरएसएस का भी यही व्यू है, योगी आदित्यनाथ जी का भी यही व्यू है, जो आज यूपी के एक सीएम हैं। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट दिस टर्म डज नॉट कैप्चर द ट्रू पिक्चर। तो ट्रू पिक्चर क्यों नहीं ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म? अगर आप उसको धर्मनिरपेक्षता कह देंगे तो वो ट्रू पिक्चर नहीं होगी। सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता कहना ठीक नहीं है। ट्रू पिक्चर क्या है? आप उसको पंथ निरपेक्षता कहिए, मींस सभी पंथ सरकार की नजरों में बराबर हैं। इट इज मोर देन न्यूट्रलिटी, हेंस सम स्कॉलर प्रेफर द टर्म सर्वधर्म संभाव। और कुछ स्कॉलर तो इससे आगे कहते हैं कि आप कहिए सर्वधर्म संभाव, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ना आप धर्मनिरपेक्षता कहिए ना पंथ निरपेक्षता कहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी की भी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रल हो गए आप, इंडिया के केस में न्यूट्रल हो पाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप न्यूट्रल भी नहीं हो सकते। कभी आपको रिलीजन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और कभी आपको रिलीजन को छूट भी देनी पड़ेगी। तो हम न्यूट्रल तो है नहीं स्टेट, तो फिर कहना सही होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? सर्वधर्म संभाव। हमारे यहाँ रिलीजियस प्लूरलिज्म है और मल्टी कल्चरलिज्म है, यही बस इंडियन सेकुलरिज्म है और कुछ भी नहीं। Hence, some scholars prefer the term सर्वधर्म संभाव, that is an attitude of goodwill and respect for all religion। बस यही हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस व्यू से किसी भी आंसर को। अब ये जो व्यू है, ये व्यू किसका हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये व्यू हो सकता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं? आप
उसी चश्मे से ना देखिए जिससे सब देख रहे हैं, आप कुछ नए चश्मे से देखिए। ये न्यूट्रलिटी की तो बात स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, सेकुलरिज्म के स्ट्रक्चर में न्यूट्रलिटी की बात लिखी है। आप न्यूट्रल स्ट्रक्चर से बाहर चलिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करिए, तो आपको समझ में आएगा सर्वधर्म समभाव, जो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत दिनों से चल रहा है। और देखते हैं क्या है, एंगेजमेंट ऑफ स्टेट विद अदर रिलीजन, इक्विडिस्टेंट का प्रिंसिपल। देखिए स्टेट यहाँ पर है, सेम दूरी रहेगी रिलीजन 1 की, उतनी ही दूरी रहेगी रिलीजियस 2 की, रिलीजन 2 की सेम दूरी रहेगी रिलीजन 3 की। मीन्स एक सर्कल होगा, इसमें सेंटर पे अगर स्टेट मान लीजिए, तो वो कह रहा है आप दूर रहिए रिलीजन 1, आप भी हमसे दूर रहिए उतनी दूरी पर रिलीजन 2, और आप भी दूर रहिए रिलीजन 3। तो जितने भी रिलीजन हैं हमसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि अब सभी सोसाइटी रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी हो गई हैं, तो इसलिए ये व्यू समझ में आता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर इक्विक्लोज का प्रिंसिपल चल रहा है, इक्विक्लोज वो देखते हैं क्या है। रिलीजन है, एक बड़ा सर्कल बनाइए, रिलीजन 1, सॉरी ये स्टेट है, स्टेट है, रिलीजन 1 उतना ही क्लोज है, रिलीजन 2 भी क्लोज है, रिलीजन 3 भी क्लोज है, रिलीजन 4 भी क्लोज है, रिलीजन 5 भी क्लोज है। सब दूर रहने की अब कोशिश नहीं कर रहा है स्टेट से, जरूरत पड़ेगी दूर हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी पास आ जाएंगे। ये बातें हैं दोनों की, यही बेसिक डिफरेंस है। स्टेट इज इक्विक्लोज विद ऑल रिलीजन, मैंने फिगर में आपको बता दिया। इट फैसिलिटेट्स ऑल रिलीजन्स, एग्जाम्पल सब्सिडीज फॉर कैलाश यात्रा। अब देखिए ऑल रिलीजन, फोकस करिए ऑल रिलीजन, यहाँ पर भी फोकस करिए ऑल रिलीजन। ये दूरी बनाता है इसलिए नेगेटिव कंसेप्ट है, ये सबको सम्मान करता है इसीलिए पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो ये नेगेटिव सेकुलरिज्म हो गया, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म हो गया, पॉजिटिव। इट फैसिलिटेट्स ऑल रिलीजन, एग्जांपल सब्सिडीज फॉर कैलाश यात्रा। करतारपुर साहिब तो हिंदुओं के लिए कैलाश यात्रा ऑर्गेनाइज कराता है, सिख के लिए करतारपुर साहिब की यात्रा, बुद्धिस्ट सर्किट की भी बात हो रही है, हज यात्रा की बात होती है। तो सभी रिलीजन, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम हो, सबको रिलीजन स्टेट इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से देखता है। पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, इसीलिए आप ये जो पॉइंट था सर्वधर्म समभाव, यहाँ पर न्यूट्रलिटी वाली बात नहीं है, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम न्यूट्रल भी नहीं रह रहे, हम प्रोएक्टिव होके स्टेट रिलीजन के साथ सेलिब्रेट करता है। और सेलिब्रेशन हो सकता है, जैसे आपको इफ्तार पार्टी देखने को मिलेगी, दशहरा सेलिब्रेशन बाई पीएम, दशहरा सेलिब्रेशन बाई प्रेसिडेंट, ये भी देखने को मिलता है। इफ्तार पार्टी इन प्रेसिडेंट हाउस, इफ्तार पार्टी इन पीएम हाउस। तो स्टेट और रिलीजन सेलिब्रेट भी करते हैं, और क्या करते हैं, स्टेट इंटरफियर भी करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंटरफियर इन रिलीजन इफ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने एक कीवर्ड बोला था आपको, प्रिंसिपल डिस्टेंस। हम दूरी बनाते हैं और वो दूरी कम भी कर देते हैं, और वो दूरी कम करके आपको कंट्रोल करते हैं या आपके रिलीजन में इंटरफियर भी कर जाते हैं। ये डिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, इंटरफेरेंस बढ़ा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल्स, और वो प्रिंसिपल्स हम ही बताएंगे आपको। मींस पावर स्टेट ने अपने आप पास रखी कि कब इंटरफेयर करना है, कब सेलिब्रेट करना है, कब फैसिलिटेट करना है, ये सब बातें स्टेट ने अपने पास रखी, अपनी मुट्ठी में इस पावर को रखा है। इफ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, तो प्रिंसिपल 1, अगर आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ कुछ बात करेंगे, तो रिलीजन आपको कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है रिलीजन के पास एब्सोल्यूट पावर है, जैसे ट्रिपल तलाक, अनटचेबिलिटी एबॉलिशमेंट, इसमें रिलीजन ने इंटरफियर किया, और सॉरी स्टेट ने इंटरफियर किया और रिलीजन की पावर को डाउनग्रेड किया। ओपन टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज, सभी हिंदू के लिए, कोई कास्ट की बात नहीं, सबके लिए टेम्पल ओपन किए गए। सबरीमाला टेम्पल में आपने देखा इवन उस जजमेंट में विमेन को भी राइट्स मिले। इवन सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन इटसेल्फ, तो रिलीजन की पावर भी कम कर दी गई। कैसे? अब एजुकेशन पर आप बहुत ज़्यादा मत बोलिए, एजुकेशन स्टेट अफेयर्स है, आप अपनी किताबें अपने पास रखिए और एजुकेशन पर हम बताएंगे, एनसीईआरटी बताएगी, वो किताबें चलेगी। इकोनॉमिक सिस्टम आप नहीं बताएंगे जजमानी सिस्टम चलेगा, नहीं, हम बताएंगे कंपनी बनेगी और कंपनी ही स्टेट चलाएगी, स्टेट में व्यापार करेगी। तो ऐसे सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन इटसेल्फ हो रहा है, रिलीजन की ही पावर कम की जा रही है। तो ये जो कीवर्ड है फैसिलिटेट,
सेलिब्रेट, इंटरफेयर, इनको जरूर यूज करें किसमें, आंसर राइटिंग में। ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन रिलीजन, और देखा क्या, ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन रिलीजन का मीनिंग क्या है, रिलीजन में बोर्ड बना दिए गए, और वो बोर्ड किससे द्वारा कंट्रोल्ड है, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। तो और इवन रिलीजन में भी आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, वहां पर भी पर्ची कल्चर, लॉ बन गए हैं, वहां पर भी रिटन में सब कुछ हो रहा है। तो रिलीजन में जो चीजें भगवान के आदेश से चलती थी, आज वो ब्यूरोक्रेटिक हो गई है, वहां पर भी चीजें लिखी जा रही हैं, नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, बोर्ड्स बनते हैं, उनके लॉज बनते हैं, उसमें बताया जाता है कि बोर्ड में कौन है, ट्रस्ट किसका है, ये सब चीजें अब लॉ में आ गई हैं। तो अब देखिए रिलीजन में कितना ज्यादा इंटरफियर स्टेट ने स्टार्ट कर दिया है। रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। रिलीजन टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट स्फीयर। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये कहते हैं आप अपने घर पर पूजा पाठ जो भी करते हैं, रिचुअल फॉलो करिए करिए, लेकिन रोड पर लाउड स्पीकर ना ही लगाएं तो अच्छा है। एंड बैन ऑन रिलीजियस सिंबल इन पब्लिक स्फीयर। धार्मिक यात्रा रोड पर ना निकालें, झंडे लेके रोड पे ना चलें, ये आपको बाय एंड लार्ज वेस्टर्न सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा। मीन्स रिलीजन आपका प्राइवेट स्फीयर में दिखने लगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर सेकुलराइजेशन प्रोसेस देखने को मिल रही है, तो पब्लिक स्फीयर में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट इंडिविजुअल लेवल ओनली। तो रिलीजियस ग्रुप को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हुए हैं, इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन विद नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन। आप आराम से डीजे पे गाना बजाइए, धार्मिक गाना, एक्सेप्ट, अब वो एक्सेप्ट जो क्या है, पब्लिक मोरलिटी, इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, पब्लिक मोरलिटी के खिलाफ ना जाएं, धार्मिक यात्रा निकले, धार्मिक गाना भी बजे लेकिन कम आवाज में बजे, और कोई दूसरे धर्म का त्यौहार है तो उस यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए। तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे तो हम रिलीजन से डिस्टेंस बनाए रहेंगे। और जिस दिन आपने ये प्रिंसिपल्स को वायलेट कर दिया तो फिर आप समझिए हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दूर, और हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटरफियर करेंगे और आप के फ्रीडम को कर्टेल करेंगे। एक्सेप्ट पब्लिक मोरलिटी, ऑर्डर एंड हेल्थ। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके आधार पर स्टेट इंटरफेयर कर जाता है। तो यहाँ से इसको रिलेट करिए। कलेक्टिव फ्रीडम टू इवेंट डिनोमिनेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एज वेल। तो आर्टिकल 29 एंड 30 जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अकेले फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को दिए गए, यहाँ पर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। मीन्स एक सोशल ग्रुप को भी फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया है, और वो सोशल ग्रुप की क्या आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है और रिलीजियस आइडेंटिटी है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी ये बात। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, स्टेट एंड रिलीजन फॉलो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वही स्टेट यहाँ पर है, बीच में एक वॉल है, और यहाँ पर रिलीजन है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। विद नो इंटरफेरेंस, अभी हमने क्या देखा था, इंटरफेरेंस प्रीवियस पेज पर, इन ईच अदर्स डोमेन। हम लोग अच्छी तरीके से इंटरफेरेंस कर देते हैं जब रिलीजन अपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज सॉल्विंग सोशियो रिलीजियस डिसेबिलिटीज सच एज सती एबॉलिशमेंट, ट्रिपल तलाक एबॉलिशमेंट, फोर्स्ड कन्वर्जन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर रिलीजन में स्टेट अपनी दखलंदाजी या इंटरफेरेंस स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रिंसिपल्स, कुछ नियम कायदे कानून हैं, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। कुछ नियम कायदे कानून के आधार पर ही रिलीजन अपना, स्टेट अपना इंटरफेरेंस बढ़ाएगा किसमें, रिलीजन में। वैसे तो अच्छी खासी फ्रीडम दी रखे है। ऑर्थोडॉक्स प्लूरल व्यू बाई गांधी रामकृष्ण मिशन हु saw इंडियन सोसाइटी एज सेकुलर फ्रॉम बिगनिंग ड्यू टू इट्स मार्क्ड टॉलरेंस। तो ये कह रहे हैं इंडिया तो सेकुलर, बहुत पुरानी सेकुलर सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर तो रिलीजियस प्लूरलिज्म बहुत दिन से दिख रहा है। द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इंडीड अ रिस्पॉन्स टू टिन चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। हमने देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपको इंडियन सेकुलरिज्म राइज करता हुआ दिख रहा है। मीन्स फिर से वही बात करी जा रही है सर्वधर्म समभाव की, क्योंकि उस समय कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म ऐसा कंसेप्ट राइज हो रहे थे। तो आपको पता है कि कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म दोनों मॉडर्निटी के साथ आए। जैसे मॉडर्न सोसाइटी हुई, मॉडर्नाइजेशन हुआ सोसाइटी का, सेकुलराइजेशन हुआ रिलीजन का, ये आने लगे।
इसीलिए इंडियन सोसाइटी में भी जब मॉडर्निटी आई आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो आपको सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ी। मीन्स सब धर्मों को बराबर नजरिए से देखने की जरूरत पड़ी और इस आइडिया को एग्जेजरेट किया गया, लोगों को विश्वास में लिया गया कि हमारी सरकार आएगी, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो सबको बराबरी से देखा जाएगा। अब देखिए, ये कुछ सेकुलराइजेशन पर क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यू को मैं अलग लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा, आप बस इसको एक बार पढ़िए और देखिए क्या आप इसके कुछ आंसर्स दे पा रहे हैं। अगर आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस का, तो अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और एक दो लेक्चर और पढ़ेंगे, तभी आप इनको सही से आंसर कर पाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अब देखते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स और रीजंस फॉर इंडियन सेकुलरिज्म। अब कुछ कॉजेटिव फैक्टर्स फिर से देखते हैं, आल्दो हमने कुछ फैक्टर्स पहले भी पढ़ लिए हैं। सिविलाइजेशनल पास्ट, हमारी पास्ट में ही सर्वधर्म संभाव की बातें हैं, तो फिर सेकुलरिज्म यहाँ पर अप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सोसाइटी तो तैयार बैठी है, आप आइए और ये हमें आइडिया दीजिए, हम तो पहले ही से ही रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी हैं, तो सेकुलरिज्म यहाँ पर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटी हैव को एग्जिस्टेड एंड लिव्ड हार्मोनियसली, तो हार्मोनी के साथ रहे हम और इस आइडिया को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर रहा। ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अपने यहाँ जो प्रिंसिपल्स रहे क्या, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। टॉलरेंस कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि टॉलरेंस कोई नेगेटिव कनोटेशन का शब्द है, इसका मतलब होता है सहना। यहाँ पर कोई सहता नहीं है, यहाँ तो मस्ती में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ब्रदरहुड एटसेट्रा। ऑलवेज प्लूरलिस्ट डेमोग्राफिकली विद रूलर्स लाइक अकबर अशोक प्रमोटिंग सच प्लूरलिटी। तो आप देख रहे हैं सर्वधर्म संभाव की बात आपको किसकी फिलॉसफी में मिल जाएगी, अकबर के में भी मिल जाएगी और अशोक के में भी मिल जाएगी। तो जो आइडिया है सेकुलरिज्म का, फिलॉसफी है जो सेकुलरिज्म की, वो इंडियन सोसाइटी में आपको बहुत पहले ही मिलेगी। मीन्स हिस्टोरिकल है, एक्सीडेंटल नहीं है सेकुलरिज्म इंडिया में। नाम जरूर सेकुलरिज्म इंडिया में पहली बार सुना होगा कुछ लोगों ने, क्योंकि ये अंग्रेजों से जब मिले होंगे तो सेकुलरिज्म को सुना होगा, पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की किताबें पढ़ी होंगी, तब सेकुलरिज्म पढ़ लिया होगा। और कुछ जो लीडर वेस्टर्न सोसाइटी में पढ़ के आ गए, उन्होंने यहाँ की जनता को इस टर्म से रूबरू कराया। लेकिन इस टर्म की जो बेसिक टेनेट्स हैं और जो आइडिया है, वो तो इंडिया में बहुत पुराने दिनों से चल रहा है, सदियों से चलने वाली ये प्रोसेस है। अब देखिए, पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो पाकिस्तान कोई सेकुलर स्टेट नहीं है। तो जो सेकुलर स्टेट नहीं होती है वो क्या हो सकती है, वो होती है थियोक्रेटिक स्टेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान। तो किसी भी कंसेप्ट को जब आपको समझना है तो आप कंसेप्ट समझिए, फिर उसका एक अपोजिट व्यू भी देखिए, तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, वाइल इंडिया डिस्पाइट हैविंग अ हिंदू मेजोरिटी, इंडिया में भी हिंदू मेजोरिटी है, वहां पर जैसे मुस्लिम मेजोरिटी है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है, डिड नॉट अडॉप्ट अ हिंदू स्टेट मॉडल। लेकिन इंडिया ने हिंदू स्टेट मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान में क्या हुआ, इस्लामिक स्टेट मॉडल अडॉप्ट किया गया। ऐसा क्यों, ये भी देखते हैं। वही बात, पहले तो सर्वधर्म संभाव वाली, दूसरा मुस्लिम रूलर्स आल्सो रूल्ड मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसके बाद आपने देखा कुछ मुस्लिम रूलर्स ने मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन वाली सोसाइटी को बड़े आसानी से रूल कर पाए। इवन दो देयर वाज अ कंसीडरेबल मुस्लिम रूल, दैट इज मेजॉरिटी रिमेन्ड हिंदू। तो इवन मुस्लिम रूल में भी जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये जो लाइन है ये यहाँ पर बड़ा सुटेबल फिट बैठती है। और क्या फैक्टर्स हैं, डाइवर्सिटी इन हिंदुइज्म इटसेल्फ इनेटली इज एमलगमेशन ऑफ बिलीफ्स, नो वन होली बुक, कोई एक किताब नहीं है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के केस में बिलीफ और डोगमा। दस एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो इंडिया की बात ना करें अकेले, अगर हिंदू मेजॉरिटी की ही बात करें तो उसमें भी रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात है। इवन हिंदू सोसाइटी भी बटी हुई है, या इसमें बहुत सारे व्यूज को एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज नॉट रिजिड एंड डज नॉट बैक ऑन टू द फॉलो वन वे। तो ये रिजिड सोसाइटी नहीं है। रिजिड सोसाइटी नहीं है तो क्या है, ये लिबरल सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, और ये चेंज को एक्सेप्ट करती है, चेंज को एक्सेप्ट करती है। तो सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस में हिंदू सोसाइटी में उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और ये कंसेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है, एमएन श्रीनिवास ने बताया है, इफेक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन ऑन हिंदू सोसाइटी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं।
नो सिंगल फिलोसफी, नो फिक्स्ड रूल्स इन हिंदुइज्म, एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल पाथ्स टू डिविनिटी। तो मल्टीपल थॉट की बात हो रही है और सेम आइडिया है, यही आइडिया आपको किस में देखने को मिलेगा, सेकुलरिज्म में। तो इसीलिए सेकुलरिज्म को यहाँ पर फलने फूलने में कोई दिक्कत होती नहीं है। घुरे कंसीडर्स दैट सेकुलरिज्म हैज इट्स रूट्स इन हिंदुइज्म। अब घुरे साहब, इनको हम पेपर 2 में इन डिटेल पढ़ेंगे। आप इनकी सोशलॉजी जो भी देखेंगे, इसको कहा जाता है ब्राह्मणिक और हिंदू सोसाइटी, मतलब हिंदू सोशलॉजी मीन्स ये ब्राह्मणिक व्यू से ही सोशलॉजी को देखते हैं या हिंदुइज्म के रिस्पेक्ट में ही सोशलॉजी को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर इंडिया में सेकुलरिज्म है तो इसके पीछे कौन है, हिंदू। सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल टू कॉम्बट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और इंडिया में सेकुलरिज्म क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था और उससे एसोसिएटेड कुछ सोशल कंडीशंस थी। क्या, रिक्वायर्ड यूनिटी एंड कोहेशन। बाहर के आदमी से लड़ने के लिए पहले घर के आदमियों को इकट्ठा होना पड़ता है, तो उनको इकट्ठे करने के लिए सर्वधर्म संभाव वाली बातें तो चाहिए ही थी। टू पुट अप अ यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, द सक्सेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट प्रॉम्प्टेड टू टेक अप सेकुलरिज्म। और आज़ादी के बाद भी हमने उसको फॉलो किया क्योंकि हमने लोगों को बताया था कि हम कैसी सोसाइटी बनाने वाले हैं। हम क्योंकि रिलीजियस आइडियाज सेकुलर आइडियाज के बेसिस पर आज़ादी पाए तो उसको हमने कंटिन्यू किया इंडिपेंडेंस के बाद भी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ उल्टा देखा हुआ और आपने देखा कैसे पाकिस्तान कुछ एक दशक में टूटता फिरता रहता है। वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल रेजिम में, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई गई किसमें, अपनी वैल्यूज में। द नेशनल लीडरशिप वाज आल्सो अफेक्टेड बाई दीज मॉडर्न वैल्यूज प्रिवेलिंग इन द वेस्ट। और दूसरी बात क्या है, ये जो नेतागढ़ इनके खिलाफ लड़ रहे थे वो पढ़ के कहाँ आए थे, नेशनलिस्ट लीडरशिप कहाँ पढ़ के आ रही थी, वो वेस्ट में पढ़ के आ रही थी। और वेस्ट में आइडिया किसका चल रहा था, सेल्फ का, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो आप कहीं जब बाहर जाते हैं तो घर, जब बाहर से घर पर आते हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न में लाते हैं। हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ दिखाने के लिए हम उस सोसाइटी के बारे में क्या सीखे, वो सोसाइटी कैसी है, सब लोग हमसे पूछते भी हैं। तो ये लोग नेशनलिस्ट लीडर गए होंगे, तो जब लौट के इनसे पूछा होगा इंडियन सोसाइटी ने, तो उन्होंने कहा होगा वहाँ पर एक आइडिया चल रहा है यार सेकुलरिज्म, इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग अब धर्म में फिर बटेंगे नहीं, और अगर धर्म में बटेंगे नहीं तो फिर जो फॉल्ट लाइन क्रिएट की है किसने, ब्रिटिशर्स ने, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। और क्या रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में सेकुलरिज्म हो पाया। क्या, सेकुलरिज्म वाज शेप्ड इन मॉडर्न सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो मॉडर्निटी के साथ इसको एसोसिएट करिए, मॉडर्निटी, टू इंश्योर यूनिफाइड फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूलर्स। इवन आफ्टर पार्टीशन लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम opted to stay in India and their rights were secured। तो मॉडर्निटी चल रही थी और दूसरा बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में ही रहे, उन्होंने चूज किया इंडिया को। तो इंडिया फिर कैसे सेकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल मुस्लिम फेथ के हैं और उन्होंने ऑप्ट किया है इंडिया में रहने के लिए, तो फिर हमें सेकुलर बनना ही पड़ेगा। तो पार्टीशन जो है और पार्टीशन के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन का यहाँ रह जाना, ये भी एक रीजन है आज अपनी सोसाइटी एक सेकुलर सोसाइटी बनी हुई है। इट वुड हेल्प मैनेज द माइनॉरिटी पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स। तो अगर हम सेकुलर ना होते और मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर स्टे करती तो आप डेली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखते। अब हम हो गए हैं सेकुलर, इस वजह से यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी कम है, क्योंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन को राइट्स दिए गए तो वो अपनी बात भी हक से, आज़ादी से कह पाते हैं। Also, after partition, a large number of Muslims choose to stay back, and so to ensure their rights and for protection of their cultural identity, secularism adopted। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, माइनॉरिटी का मतलब बस मुस्लिम ही मत समझ के रह जाइएगा। आल्दो पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को बहुत यूज करते हैं, वो माइनॉरिटी को बस मुस्लिम्स ही समझते हैं, लेकिन आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए क्या है यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज। सेकुलर आइडियोलॉजी इज आल्सो ड्रिवन फॉर प्रैग्मेटिज्म। तो ये प्रैग्मेटिज्म ड्रिवन आइडियोलॉजी है, मीन्स ये इमोशन के आधार पर लिया डिसीजन नहीं है कि यार मन में आया, आज बहुत भावुक हो गए और इंडिया को एक पंथ निरपेक्ष सोसाइटी बनाएंगे या सर्वधर्म संभाव वाली सोसाइटी बनाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ इमोशनल आइडिया नहीं आया, मन में आया, एक्सीडेंटल नहीं है, प्रैग्मेटिक आइडिया है। क्यों, हो सकता है कि मेजॉरिटी हिंदू हो, मान लिया, लेकिन आप सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, मीन्स जो माइनॉरिटी आपको दिख भी रही है इंडिया में, वो भी
विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम की इंडिया में, मीन्स वो भी कम नहीं है नंबर में, तो एक साइजेबल पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की इंडिया में, अराउंड 20%। साइजेबल माइनॉरिटीज अगर सभी को जोड़ दिया जाए, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और मान लीजिए आप 80% हैं, लेकिन 20% को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा गया प्रैग्मेटिक डिसीजन। अगर आप इग्नोर करने लगेंगे तो डेली कन्फ्लिक्ट होंगे, इसलिए इनको राइट दे जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के कन्फ्लिक्ट डेली होंगे अगर सेकुलरिज्म इंडिया की सोसाइटी में, सर्वधर्म समभाव इंडिया की सोसाइटी में नहीं होगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए एक प्रैग्मेटिक सोच रही किसकी, सेकुलरिज्म की। इस वजह से हो पाता है क्या, इस प्रैग्मेटिक डिसीजन की वजह से कम्युनलिज्म को रोक पाते हैं, रिलीजियस स्ट्राइफ एंड फंडामेंटलिज्म। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल पर दिखाई पड़ती हैं। अगर इस प्रैग्मेटिक आइडिया ये ना हो तो फिर आप देखेंगे डेली यहाँ पर फंडामेंटलिस्ट आइडियाज़, कम्युनल आइडियाज़ डे बाय डे बढ़ते ही जाएंगे। इंडियन कल्चर, कैसे इंडियन कल्चर एक फैक्टर है इंडिया की सोसाइटी को सेकुलर बनाने की में, मीन्स इंडियन सेकुलरिज्म में क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर का, देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द कंपोजिट कल्चर, तो इंडिया में कंपोजिट कल्चर की ही बात है, सर्वधर्म समभाव वाली बात है, सब लोग एक साथ रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब है, दैट इज सहनाई वादन बाई मुस्लिम्स इन हिंदू फेस्टिवल। अब समझिए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स में सहनाई वादन कौन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग। तो हिंदू और मुस्लिम एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन के आधार पर अलग हो सकते हैं, लेकिन सोशल लाइफ में वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उनको अलग भी नहीं किया जा सकता। तो अलग नहीं किया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, सलाद बाउल थ्योरी, सर्वधर्म समभाव, ना कि मेल्टिंग पॉट थ्योरी, ना कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हेंस इट कुड नॉट बी इक्वेटेड विद हिंदू कल्चर। तो अगर आप हिंदू कल्चर की ही बात करने लगे, मान लीजिए सेकुलरिज्म का आइडिया ना हो और अकेला हिंदू कल्चर की ही बात हो, कुछ राइट विंग पार्टीज इसकी बात करती हैं, अगर ऐसा हो alone as contribution has been by other communities as well, तो क्या होगा, हमें उनके कंट्रीब्यूशन को फिर भुलाना पड़ेगा, और जबकि उनका भी इस देश की मिट्टी में उतना ही योगदान है जितना कि मेजॉरिटी का है। तो माइनॉरिटी भी देश में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसलिए फिर सेकुलरिज्म का आइडिया यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए इंडियन कल्चर में कंपोजिट कल्चर है, और इंडियन कल्चर में हिंदू कल्चर नहीं है, रादर कौन सा कल्चर है, रिलीजियस प्लूरल कल्चर, या रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी, या कहें मल्टी कल्चरल सोसाइटी, या कहें गंगा जमनी तहजीब, अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात आए। कंपोजिट कल्चर इज एविडेंट इन इंडियन आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो इंडियन आर्ट्स में आपको कहाँ कंपोजिट कल्चर दिखेगा, आप इस्लामिक आर्किटेक्चर देखिए इंडिया में, उसमें भी आपको हिंदू आर्ट दिख जाएगी। उर्दू की बात करिए, उर्दू भी कहाँ पे बनी थी, कैंप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी में इसको बनाया गया था, मीन्स मिलिट्री की भाषा थी, और उस मिलिट्री में कौन थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो उर्दू को बनाने वाले कौन लोग थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो कल्चर में ही सेकुलरिज्म है, इसीलिए इसको जिंदा रखा जाता है, इससे हम हट नहीं सकते। हम एक कल्चर की बात नहीं कर सकते, मेजॉरिटी कल्चर की बात नहीं कर सकते, हमें मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी कल्चर की बात करनी पड़ेगी, और मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी कल्चर का आइडिया ही सर्वधर्म समभाव है, या वेस्टर्न कंटेक्स्ट में सेकुलरिज्म है। चलिए ये तो बात रही फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करेंगे थ्रेट्स फेस्ड बाय सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो अगर सेकुलरिज्म पर कुछ थ्रेट है तो क्यों हो रहा होगा, जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उन पर कुछ ना कुछ थ्रेट्स होंगे, इसी वजह से सेकुलरिज्म पर एक कुछ थ्रेट्स आएंगे। तो सेकुलरिज्म के फैक्टर्स पे अगर थ्रेट्स होंगे तो इवन सेकुलरिज्म पर भी थ्रेट आएंगे। अब देखते हैं क्या है। इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस टू कीप सेकुलरिज्म अलाइव। अब बहुत सारे लोग इंडिया में ये कहते हैं ये सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। वो लोग कौन हैं, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, दैट इज कम्युनल वायलेंस, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, द राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड ऑब्सक्योरेंटिज्म। तो ये लोग, ये बात करने वाले लोग, कम्युनल आइडिया वाले लोग, कम्युनल वायलेंस करने वाले लोग, पॉलिटिक्स में कास्ट और रिलीजन का तड़का लगाने वाले लोग, ये कहेंगे ही कि अब सेकुलरिज्म से किनारा कर लीजिए, मीन्स ये सेकुलरिज्म को डेंट करेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हैव इम्पीडेड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेकुलरिज्म इन इंडिया, वो फैक्टर्स क्या हैं देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूसीसी बनाने की। अब बात करिए, अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे तो वो कोड क्या हो सकता है, वो कोड हो सकता है हिंदू कल्चर से गाइडेड कोड। चलिए कुछ लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद ना हो। चलिए मान लिया हिंदू कल्चर से गाइडेड कोड नहीं है,
आप कहेंगे वो मॉडर्न आइडिया के बेसिस पर होगा। चलिए, मेजॉरिटी के आइडिया पे बेसिस पर नहीं होगा, ये मॉडर्न आइडिया के बेसिस पर कर लिया। तो क्या मॉडर्न आइडिया में सभी सोसाइटी जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं उनका व्यू अकोमोडेट किया जा सकता है? शायद नहीं। जैसे ट्राइबल कल्चर को अकोमोडेट कर सकते हैं मॉडर्न आइडिया में? शायद नहीं। तो अगर आप यूसीसी बनाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक कल्चर को या दो कल्चर को या बहुत सारे कल्चर्स को कोडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल्चर को कोडिफाई कर पाना बहुत कठिन है, रिलीजन को कोडिफाई कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनाने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा जो डेंट होगा वो किसको होगा? माइनॉरिटी कल्चर को। ऐसे कल्चर जो कहीं सुने भी नहीं जाते, जो विद इन 10 या 12 लोगों के बीच जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी बात आप कैसे करेंगे? मीन्स आप इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट में मत देखिए, आप थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। इवन ट्राइबल को भी प्रॉब्लम होगी यूसीसी से, और बहुत सारे ऐसी कल्चर हैं जो बहुत कम लोगों के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप कोडिफाई कैसे कर पाएंगे? पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, हिंदुत्व मूवमेंट एंड मेजोरिटेरियनिज्म। तो अगर मेजोरिटेरियनिज्म की बात है, मींस नेशनल कल्चर जो है उसको कह दिया जाए मेजॉरिटी कल्चर, अगर ऐसा कहने लगें तो उससे होगा क्या? उससे माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होगी। जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो कहेंगे हमारे कल्चर की बात ही नहीं हो रही। और इंडिया में वो देखा गया हिंदुत्व मूवमेंट में, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? हिंदूज। तो अगर हिंदूज ये कहने लगें कि हमारे कल्चर पर ही फोकस करिए और माइनॉरिटीज़ पर फोकस मत करिए, और ये बातें जब पॉलिटिक्स में होती हैं तब दिक्कत आती है किस पर? सेकुलरिज्म के आइडिया पर। और देखते हैं कुछ थ्रेट्स। ऑफ लेट एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी टू इक्वेट हिंदू कल्चर सिंबल्स as national culture. This is possibly the expression of what is called the Hindu backlash. Such insensitivity to the feelings of minorities destroyed the credibility of secular profession of the state. वही बात, सलाद बाल थ्योरी को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मेल्टिंग पॉट थ्योरी में, कि नेशनल कल्चर को हिंदू कल्चर बनाएंगे और जितने भी कल्चर हैं वो पहले हिंदू कल्चर बने तभी उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। तो वो बात गलत है, और ये बात किसको डेंट करेगी? सेकुलरिज्म के आइडिया को डेंट करेगी। माइनॉरिटी ग्रुप परसेप्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट डज नॉट ऑपरेट इम्पार्शियली एट द टाइम ऑफ कम्युनल राइट्स। तो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है स्टेट की वो भी इम्पार्शियल होती है और कम्युनल राइट के वक्त माइनॉरिटी की उतनी मदद नहीं करती। मीन्स एज पर माइनॉरिटी ग्रुप परसेप्शन, ये शायद मेजॉरिटी का परसेप्शन ना हो, तो वो लोग ये कह रहे हैं इंडिया में ये फैक्टर भी सेकुलरिज्म को डेंट करेगा। इंडियन स्टेट क्रिटिक टू बी प्रो हिंदू। तो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप का परसेप्शन है कि इंडियन स्टेट प्रो हिंदू है, या कुछ स्कॉलर भी इंडियन स्टेट को प्रो हिंदू कहते हैं। तो ये जब मैं कम्युनलिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जब पॉलिटिक्स को कैसे रिलीजन के साथ यूज किया जाता है। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन इवॉल्विंग अ जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। इवन अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तब भी आप सेकुलरिज्म को आइडिया को थ्राइव होते हुए नहीं देखेंगे, या वो भी डेंट करेगा। द डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम फेल टू इनकलकेट सेकुलर आइडियाज इन द माइंड। तो सेकुलर बुक्स नहीं होंगी आपकी, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने देखा लॉयल्टीज, स्टेट की जो लॉयल्टी है वो होनी कैसी चाहिए मॉडर्न सोसाइटी में? यूनिवर्सलिस्टिक। लेकिन कुछ माइनॉरिटी ग्रुप स्टेट की जो एक्ट है उनको क्या कह रहे हैं? पर्टिकुलरिस्टिक। तो ये जो पार्सन्स हैं इसको किस में देख रहे हैं? किस थ्योरी में? पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल ए और पैटर्न वेरिएबल बी, हम इनकी थ्योरी पढ़े हैं। तो आप बताइए पैटर्न वेरिएबल ए में कौन से पैरामीटर्स हैं और पैटर्न वेरिएबल बी में पैरामीटर्स कौन से हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये तो कुछ रहे फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडियन सेकुलरिज्म को प्रॉब्लम हो रही है। क्रिटिक ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म और चैलेंजेस पोज्ड बाय इट। अब इंडियन सेकुलरिज्म के खिलाफ कुछ पढ़ते हैं। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म होना एंटी रिलीजन होना हो जाता है। अगर इसको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखें तो ये एंटी रिलीजन दिखाई पड़ता है। तो इसको वही धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता वाली डिबेट में देखिए तो सर्वधर्म संभाव नहीं समझ में आता सेकुलरिज्म के कंसेप्ट से। इससे धर्मनिरपेक्षता समझ में आती है और वो एंटी रिलीजन समझ में आता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी ऐसी है नहीं। तो ये एक इसका मेजर क्रिटिक है। सेकुलरिज्म वर्सेस प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, एक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग माइनॉरिटिज्म एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट पर ये एक
बड़ा एक्यूजेशन लगता था कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है और मेजॉरिटी को कुछ नहीं पूछती, बस माइनॉरिटी माइनॉरिटी करती रहती है। इट ओनली एडवोकेट्स माइनॉरिटी राइट्स विद स्पेशल प्रिविलेजेस, और जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो माइनॉरिटी को ही दे दिए जाते हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म इक्विवेलेंट हो चुका है किसके? माइनॉरिटी अपीजमेंट के। तो सेकुलरिज्म थ्योरी में कुछ अलग है और प्रैक्टिकल में कैसे समझ में आ रहा है? माइनॉरिटी अपीजमेंट। तो पार्टी, अभी देखिए हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म मींस थ्योरी में सेकुलरिज्म कैसा है, आइडिया में सेकुलरिज्म कैसा है, और पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म, और रियलिटी में सेकुलरिज्म कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी अभी देखेंगे। तो रियलिटी में आपको क्या दिखा सेकुलरिज्म में? माइनॉरिटी अपीजमेंट। रियलिटी में क्या सेकुलरिज्म में देखा? एंटी रिलीजन, इंटरवेंशनिस्ट। इट मीन्स दैट सेकुलरिज्म इज कोएर्सिव and it interferes excessively with the religious freedom of communities। तो सोशल ग्रुप की फ्रीडम को आप कर्टेल करते हैं, इंटरफियर करते हैं। तो मैंने आपको प्रिंसिपल डिस्टेंस वाली बात बताई थी, क्योंकि सरकार इन प्रिंसिपल्स को लिखती नहीं है कि कब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। वो तो ये जो बात है इसकी पावर अपने पास रखती है कि प्रिंसिपल्स तो हम डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल्स ना पूरे बताएंगे, समय आने पर ही बता दिया जाएगा कि अब ये इस प्रिंसिपल्स के आधार पर हम आपकी फ्रीडम को कर्टेल करेंगे और रिलीजन में इंटरफियर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मीन्स सरकार ही अल्टीमेट पावरफुल है, आप तो बस कहने के लिए सेकुलरिज्म कंसेप्ट लाए। सपोर्टर्स ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक्यूज सेकुलर इंडियन स्टेट ऑफ इंडल्जिंग इन रिलीजियस स्फीयर। अब वेस्टर्न सेकुलरिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग उल्टा कहते हैं इससे, वो ये करें सरकार इंडल्ज करती है रिलीजियस स्फीयर में, मीन्स रिलीजन वाले काम भी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। एग्जाम्पल हज पिलग्रिमेज एंड मैनेजिंग तिरुपति श्राइन्स। तो ये जो काम रिलीजन को करना चाहिए वो फर्जी ही आप लिए पड़े हैं। तो ये जो क्रिटिक है वो किसका है? वेस्टर्न सेकुलरिस्ट आइडिया का। टी.एन. मदन, सेकुलरिज्म लेड टू द राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म। सेकुलरिज्म ना कहिए, पर्टिकुलरली सेकुलराइजेशन कहिए। ये सेकुलराइजेशन के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। सेकुलराइजेशन हो पाया है क्योंकि फंडामेंटलिज्म राइज कर रहा था। और फंडामेंटलिज्म क्यों राइज कर रहा था? क्योंकि सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन है। तो एज पर टी.एन. मदन को क्या दिखाई पड़ रहा है? एक अच्छा खासा रिलेशन किसमें? मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। राजीव भार्गव, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म। अब देखिए राजीव भार्गव साहब कह रहे हैं कि इंडिया में किताबी ज्ञान कुछ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म कुछ अलग है, और रियलिटी में तो पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। मींस किताब में कुछ और, रियलिटी में कुछ और। दैट इज पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म की बात करें, अपॉर्चुनिज्म मींस ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये अवसरवाद है। रीप ऑफ और इंटरवीन इन रिलीजन वेयर इट बेस्ट सूट्स देयर पार्टी इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात है, तो आपके प्रिंसिपल्स बस वही होंगे जो पार्टी इंटरेस्ट में हो। आप देश हित की बात नहीं करेंगे, आप पार्टी हित के बेसिस पर रिलीजन में या तो इंटरफियर करेंगे या उसको फ्री छोड़ेंगे। आल्सो इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन बट प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो आप देखिए आप सेपरेट तो हो भी नहीं रहे हैं, और दूसरा आप करें प्रिंसिपल डिस्टेंस है, वो किस में है? रिलीजन और पॉलिटिक्स में। और ये जो प्रिंसिपल है वो आप बताते भी नहीं है। देखिए राजीव भार्गव और क्या कह रहे हैं? सेज दैट विदाउट इम्पोजिंग इट एज एन आइडियोलॉजी। तो आप इम्पोज मत कराइए इंडियन सोसाइटी पर एक आइडियोलॉजी की तरीके से। मींस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडिया दे दिया और आप उसको इम्पोज कराने लगे, लेकिन रियलिटी में क्या है आपको ये दिख रहा है। तो ये दोनों एंटीथेटिकल पर्सपेक्टिव सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? सेकुलरिज्म मस्ट कम फ्रॉम विद इन। सेकुलरिज्म की डिमांड तो जनता करे, आपके लोग सेकुलर हों, और वो कैसे होंगे? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म। तो बोले अगर सेकुलर बनना है तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बातें हों। तो इसका मीनिंग क्या है? आप इम्पोज मत करिए, मींस टॉप डाउन अप्रोच मत लगाइए, आप ऊपर से ऑर्डर मत मारिए सेकुलर होने का, क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं। टॉप डाउन अप्रोच मत फॉलो करिए। तो अगर टॉप डाउन अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगी? लोग खुद से डिमांड करें, मींस बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। लोग खुद से डिमांड करें और इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करें, वही सर्वधर्म संभाव भाईचारा, और उसको नेशनलिस्ट आइडिया से जोड़ें। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है इनकी थ्योरी में सलाद बाउल थ्योरी।
या ये बात कर रहे हैं किसकी, बॉटम अप अप्रोच की। अब देखिए इसको, देखिए रियलिटी में क्या है और किताबों में क्या है, आइडिया में क्या है। देखिए तो अगर इसको वेबर की सोशियोलॉजी से देखें तो ये हो गया आपका आइडिया में या आइडियल टाइप कहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी सेकुलरिज्म है, आइडिया में सेकुलरिज्म कैसा है, और ये हो गया रियल टाइप, और रियलिटी में सेकुलरिज्म आपके यहाँ कैसा है। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स लाइक इक्वलिटी और जस्टिस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का प्रिंसिपल है, इंटरवीन फॉर रिफॉर्म, इंटरवीन करना है लेकिन किसके लिए, रिफॉर्म के लिए। प्रोटेक्ट द सिटीजन और कम्युनिटी, प्रमोट सोशल हार्मनी। देखिए कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं, मीन्स आइडिया में तो राम राज वाली बातें हैं। अब देखते हैं रियलिटी में नेता लोग क्या गुल खिला रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म, रियलिटी में हमें ना दिखती है कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, हमें वहां पर दिखता है पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म, जैसा पार्टी के हित में हो, ना कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं देखना है, हमें देखना है पार्टी के इंटरेस्ट में। क्या, बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादी बनिए। अवसरवादी का मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि दूसरे धर्म का सम्मान करने से वोट मिलेगा तो करिए। जैसे आज टोपी पहन ली क्योंकि वोट चाहिए, लेकिन सरकार बनने के बाद इस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी की टोपी पहनी, उससे एक मिनिस्टर तक नहीं बनाया, तो टोपी तो पहन लेंगे क्योंकि वोट चाहिए, तब तो हम बहुत सेकुलर बनने की कोशिश करेंगे, सिमैया खा लेंगे, या कोई दूसरे रिलीजन का व्यक्ति है तो वो किसी तीसरे के यहाँ जाएगा वोट मांगने के वक्त, ये सब काम करेगा, मीन्स अपॉर्चुनिस्टिक होगा। और बाद में वो कैसा होगा, अपने आइडिया में कम्युनल, वोट लेने के बाद क्या हो जाएगा वो, कम्युनल। फिर एक ग्रुप की ही बात करेगा और दूसरे को अपोज करेगा। और क्या है रियलिटी सेकुलरिज्म की इंडिया में, अपॉर्चुनिस्टिक डिस्टेंस। यहां पर क्या था, प्रिंसिपल डिस्टेंस। तो ये प्रिंसिपल्स तो हम बताते नहीं कभी, हम तो मौके पे चौका मारते हैं। इंटरवीन फॉर वोट्स, तो सब वोट की बात है। कोर्ट्स द रिलीजियस लीडरशिप और वोट बैंक, अगर वोट के समय रिलीजियस लीडर कुछ भी बुरा कर दे उसको बेल मिल जाएगी, उसको बेल तो नेतागढ़ ही दिला देंगे। तो रिलीजियस लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमें वोट दिलवाते हैं। फिर हम नहीं देखते धर्म बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इसको रोकना है कि बढ़ाना है, ये कुछ बातें नहीं, हमें बस वोट चाहिए। कैन लीड टू पोलराइजेशन और सूडो सेकुलरिज्म, तो ये जो पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म है ये तो बस दिखावे का सेकुलरिज्म है, इसको कहते हैं सूडो सेकुलरिज्म। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म ना लिखिए, इसको लिखिए पोलराइजेशन और सूडो सेकुलरिज्म, क्योंकि आप तो वोट के बाद सबको भूल ही जाते हैं और हो जाते हैं कम्युनल। तो या तो कहिए इसको पोलराइजेशन और सूडो सेकुलरिज्म। गुनार मृदाल ये क्या कह रहे हैं, इंडियन सॉफ्ट स्टेट हैज फेल्ड टू प्रमोट वैल्यू मॉडर्निटी, आल्सो फेल्ड टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ और सेकुलरिज्म। तो ये कह रहे हैं आप तो मॉडर्न स्टेट बनाने की बात कर रहे थे और मॉडर्निटी 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 चिल्ला रहे थे, और आप अपने सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने वो लिखा, लेकिन आप वास्तव में बने क्या, सॉफ्ट स्टेट चलता है, नो रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ। तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, जब लॉ की चलता ही नहीं है तो नेता जो चालेगा वही होगा, क्योंकि लॉ तो है नहीं। तो इसलिए मॉडर्निटी वॉडर्निटी नहीं और रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ नहीं लग पाया, इसीलिए आप एक सेकुलर सोसाइटी नहीं बन पा रहे हैं। तो सॉफ्ट स्टेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इनका। आशीष नंदी argues that secularism in India is a state-imposed project aimed at cultural homogenization, which can lead to social conflict and authoritarianism. He is pessimistic about its outcome. तो state imposed है मीन्स एक नेशनल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और उसमें माइनॉरिटी को बहुत ध्यान रखा नहीं जा रहा है। तो स्टेट इम्पोज्ड है मीन्स टॉप डाउन अप्रोच है या मेल्टिंग पॉट थ्योरी जैसा कुछ, इसको मानिए इनके कमेंट को। अकॉर्डिंग टू आशीष नंदी सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल फोर्सेस। तो सेकुलरिज्म को कहाँ खतरा है, आप तो सेकुलराइजेशन की प्रोसेस चला रहे हैं, साथ में मॉडर्नाइजेशन भी चला रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है, आप रिलीजन की कोर वैल्यूज को टच कर देते हैं, और अगर कोर वैल्यूज टच होती हैं तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिलता है, और जब रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिलता है तो सेकुलरिज्म देखने को नहीं मिलता। तो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल फोर्सेस, तो ट्रेडिशनल आइडियाज रिवाइव कर जाएंगे इन इंडिया। एज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो एक्सलेट कम्युनल फोर्सेस, और प्लस इसके साथ रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी तो भर भर के है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो इसका भी यूज हो जाता है।
Thus, there is a difference between de jure secularism as envisaged in Constitution to de facto secularism practiced by society. तो वही बात बता रहे हैं, बस कुछ दूसरे वर्ड्स में लिख दिया है, इसको कह दिया है de jure secularism और इसको कह दिया है de facto secularism. तो जो फैक्ट्स में है वो ये है और जो कानून में है वो ये है. ये रहा आशीष नंदी का व्यू. तो ये मॉडर्न सोसाइटी में देख रहे हैं क्या, राइज ऑफ कम्युनल फोर्सेस, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये सब चीज़ें देख रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं डी ज्योर एंड डी फैक्टो सेकुलरिज्म. रॉनकी राम ऑब्जर्व दैट Ravidas Deras in Dalit village of Punjab are being used to assert a separate religious identity and mobilize Dalits for political assertions. In this, we are a witness to sects being emancipation of marginalized communities. तो राइजिंग सेक्ट्स एंड कल्ट से क्या हो रहा है, या सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी लोग बना रहे हैं, अपने को अलग रख रहे हैं, तो उनसे उसका एमेंसिपेशन हो पा रहा है. तो सेकुलर आइडिया का ना होना पॉजिटिव है किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए. इसीलिए इन्होंने सेक्ट्स बनाए जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडिया के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन उससे उन्हें क्या मिल रहा है, एमेंसिपेशन. क्योंकि जिन धर्मों में वो दबाए गए थे, जिन धर्मों में उनके राइट्स की बातें नहीं थी, तो उन धर्मों के खिलाफ भी बोलना है. और आपने लगा रखा है सेकुलरिज्म का आइडिया कि धर्म के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, सबको भाई की तरह देखना है, सबको मिलजुल के रहना है. अगर सभी को भाई की तरीके से देखें तो हम अपने साथ हुए शोषण की बात कैसे कह पाएंगे. तो इसलिए हमें अपना सेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें कुछ आज़ादी मिलेगी. हम आपके धर्म में अब दबे कुचले नहीं रहेंगे. तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा. प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर एक साथ ही कवर किए जाएंगे अलग कोर्स में. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म. तो उसका बैकग्राउंड क्या है. अब हम रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, हमने सेकुलरिज्म के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया है, सेकुलराइजेशन के बारे में जान लिया है, फंडामेंटलिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत टच किया है, और रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में जान चुके हैं. हम जान चुके हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में. अब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिलीजन, पॉलिटिक्स, और रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे इंडिया में हैं. और इससे एसोसिएटेड जो टॉपिक है वो है कम्युनलिज्म. तो कम्युनलिज्म में आप किसका होना देखेंगे, पॉलिटिक्स का. तो पॉलिटिक्स के साथ ही कम्युनलिज्म टॉपिक को कवर किया जाता है, जबकि फंडामेंटलिज्म में आपने पॉलिटिक्स का उतना रोल नहीं देखा था. तो फंडामेंटलिज्म में ओनली रिलीजन और सोसाइटी को देखा जाता था और प्लस बेसिक टेनेट्स ऑफ रिलीजन को देखा जाता था. लेकिन कम्युनलिज्म में क्या है, पॉलिटिक्स की बात आती है. और जब हम कम्युनलिज्म को समझ लेंगे तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि सर कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म में कंपेयर कराइए. तो इसको कंपेरिजन भी किया जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. उससे पहले आप सभी प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आइएगा. थैंक यू.